ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स की शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 1 सेट्स से। सेट्स की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि शुरुआत होती है ना वहां से, तो अंत भी कहीं ना कहीं होता होगा। उस अंत पर हम आ चुके हैं। लास्ट चैप्टर आता है क्लास 11th मैथ्स का, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो आसानी से आप सोल्व कर ही लोगे। तो इस वाली वीडियो में क्या करने वाले हैं, जो भी प्रोबेबिलिटी है उसकी एक्सरसाइज 14.2 करने वाले हैं। ये इस बुक की लास्ट एक्सरसाइज होगी। बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन को इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन या फिर अदर एक्सरसाइजेज जो भी इस चैप्टर की बनती हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं। सभी को देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। तो इस वीडियो में शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 14.2 की, क्वेश्चन नंबर 1 से नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहां पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस एस ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा 6 ओमेगा 7। सबसे पहले तो इस सिंबल की बात कर लेते हैं। जो ये सिंबल बना हुआ दिखाई देता है, इसको कहा जाता है ओमेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया ओमेगा तो ऐसा होता है। देखो ये होता है कैपिटल ओमेगा, और यहां पर जो हमने यूज किया है ये है हमारा स्मॉल ओमेगा। ये बात क्लियर करने के बाद अब फर्स्ट वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें यहां पर दिया क्या गया है, हमें यहां पर असाइनमेंट दिए गए हैं। भैया देखो ओमेगा 1 ए वाला पार्ट अगर हम देखते हैं तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा 6 और ओमेगा 7, ये हमें यहां पर असाइनमेंट दिए गए हैं। सैंपल स्पेस का ये पार्ट है, ठीक है, दिख रहे हैं ना, सैंपल स्पेस के अंदर है। सैंपल स्पेस के अंदर क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटीज होती हैं। अगर यहां पर हमारे पास जो भी सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स क्या हैं, वैलिड असाइनमेंट है या फिर नहीं है, ये हमें बताना है। वैलिड असाइनमेंट कब होंगे, जब इन सभी का सम करने पर इक्वल हो जाता है सैंपल स्पेस के। सैंपल स्पेस हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो सभी को ऐड कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हमें सिंपल से सिंपल काम क्या करना है, सभी का सम करना है। तो यहां पर लिखा जाएगा सॉल्यूशन में हमारा सम, ठीक है, सिर्फ हमें यहां पर सम लिखना है। उसके बाद सभी को ऐड करेंगे। 0.1 आ जाएगा, उसके बाद प्लस में दूसरे वाला हमारा 0.01 है, उसके बाद प्लस में 0.05 है, उसके बाद प्लस में हमारे पास यहां पर 0.03 आ जाता है, प्लस में 0.01 हमारे पास आ जाता है, प्लस में 0.2 आ जाता है, प्लस में हमारे पास 0.6 आ जाता है। सभी को अगर आप ऐड करते हो, सभी को जोड़ दो, इकट्ठा कर दो, तो किसके इक्वल हो जाता है भैया, 1 के इक्वल आपको मिल जाएगा। ऐड करके देख लो। क्लास 11th में आ गए हो, ऐड कराना मैं सिखाऊं, ये नहीं होगा भाई। हमारा यहां पर क्या आ जाता है, सभी का सम करने पर जो भी हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज है, जो भी हमारे पास यहां पर सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स दिए गए हैं, सभी को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 यहां पर निकल कर आ जाता है। 1 आने का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा यहां पर ये असाइनमेंट है, ये क्या हो जाएगा, एक वैलिड असाइनमेंट हो जाएगा। बस इसी लाइन को यहां पर लिख देंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में यानी कि ए वाले पार्ट में जो भी हमें दिया गया था, ये क्या हो जाता है, वैलिड असाइनमेंट हो जाता है। 1 से ऊपर चला जाए तो भी वैलिड नहीं होगा, 1 से नीचे रह जाए तो भी वैलिड नहीं होगा। बस इतना सा काम करना है। ए बी सी डी ई पार्ट इसके दिए गए हैं। बी वाले को देखो, इसमें क्या दिया गया है भाई, हमें यहां पर ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 सभी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 1/7 1/7 1/7 दी गई है। तो इसके सोल्यूशन में क्या किया जाएगा भाई, सोल्यूशन में हम करेंगे सम, सभी को हम जोड़ने वाले हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा 1/7 प्लस में 1/7, उसके बाद प्लस में 1/7। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास यहां पर 1/7 आ जाएगा, प्लस में मेरे पास 1/7 आ जाएगा, प्लस में मेरे पास 1/7 होगा। कितनी बार हो गया है ये भी काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 ही बार हुआ है। एक बार और हमें करना है, तो प्लस में 1/7 इन सभी को करो। 7 हम यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ऊपर हमारे पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी भाई, नीचे हमने सभी वैल्यूज सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम ही रहेंगी। एलसीएम का यही तो फंडा होता है ना। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर हमारे पास सभी को ऐड कर देना है। हमें सभी को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 7/7 आ जाएगा। और 7/7 क्या होता है भाई, कैंसिल करने पर 1 हो जाएगा। तो मैं इसके बारे में भी क्या बोल दूंगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, इट इज वैलिड असाइनमेंट। ये भी हमारा एक वैलिड असाइनमेंट हो जाता है। तो ए हो गया, बी हो गया, अब सी डी ई है, उनके लिए चलेंगे अगले पेज पर। सी वाले की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सी वाले में हमें यहां पर दिया गया है 0.1 0.2 0.3 एंड इसी तरह से 0.7 तक जो भी वैल्यूज हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है, उनको पढ़ सकते हो। तो उसमें हमें करना क्या है, उस पर आ जाते हैं। हमें सम करना है किस किस का, सभी की सभी प्रोबेबिलिटीज का, यानी कि जो भी एलिमेंट्स आते हैं सैंपल स्पेस में उन सभी का हमें सम कर देना है। तो 0.1 प्लस में मेरे पास 0.2 आ जाएगा, प्लस में 0.3 आ जाएगा, प्लस में मेरे पास 0.4 आ जाएगा, प्लस में मेरे पास 0.5 आ जाएगा, प्लस में मेरे पास 0.6 आ जाएगा,
प्लस में 0.7 आ जाएगा। इन सभी का मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया। सभी को ऐड कर लो, कितना आएगा भाई ऐड करने पर आना चाहिए 2.8। ऐड तो कर ही सकते हो ना, इतना सिंपल सा काम है। क्लास 11th में आके ऐड करना मैं बताऊंगा तो गलत हो जाएगा ना ये। तो 2.8 आ गया। आपको पता है 2.8 नॉट इक्वल्स टू 1। अगर 1 के इक्वल नहीं है, 1 से ज्यादा हो जाए या कम रह जाए तो भाई इनवैलिड ही होगा, ठीक है। 1 के इक्वल होना चाहिए तभी वैलिड कहेंगे। तो इसके बारे में लिख देंगे इट इज इनवैलिड असाइनमेंट। ये हमारा इनवैलिड असाइनमेंट हो गया। बात करेंगे भाई डी की। डी वाले में दिया है हमें माइनस में 0.1, माइनस में 0.2। बस हमें सम नहीं करना भाई, कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है। देखो सैंपल स्पेस के अंदर जो भी हमें यहां पर ये असाइनमेंट दिए गए हैं, ये सभी की सभी क्या होती हैं, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 जो भी हमारे होते हैं, ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी होती हैं। और प्रोबेबिलिटी के लिए कंडीशन होती है कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। तो यहां पर हमारे सामने लिखना पड़ेगा हमें, हियर हमारे सामने यहां पर क्या है, -0.1 मतलब ये वाली हमारी प्रोबेबिलिटी एंड दूसरी वाली हमारी प्रोबेबिलिटी कौन सी है, यहां पर 0.2 है और ये माइनस में है, ठीक है। -0.2 आर नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, जो भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कांट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो हम इसको बोल देंगे सीधा सीधा, हमारा क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। इट इज इनवैलिड असाइनमेंट। सिंपल हो गया। आ जाओ ई वाले पर, आ जाओ। ई वाले में हमें हर जगह पर क्या दिया गया है, 1/14, 1/14 हर जगह पर यही दे दिया गया है। तो अब इसको क्या करें सोल्व करने के लिए, भाई सम करना पड़ेगा हमें इसको सोल्व करने के लिए। तो सम करते हैं। सबसे पहले मेरे पास 1/14 आ जाएगा, प्लस में मेरे पास फिर से 1/14 आ जाएगा। थर्ड टाइम हम 1/14 लिखेंगे, उसके बाद हम फोर्थ टाइम 1/14 लिखेंगे, फिफ्थ टाइम यहां पर 1/14 लिखेंगे, सिक्स्थ टाइम 1/14 लिखा जाएगा, प्लस में सेवंथ टाइम 1/14 लिखा जाएगा। सभी का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना क्या होगा, सभी के नीचे सेम वैल्यू है तो एलसीएम भी उतना ही आएगा। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी भाई, हमारे पास ऊपर वाली सभी की सभी वैल्यूज क्या है हमारी, 1 1 1 1, हर जगह पर 1 आ जाता है। तो हर जगह पर 1 जब आता है तो हमारे पास क्या होगा, 7 हो जाएगा। अगर नीचे वाली वैल्यू सारी की सारी सेम है तो एलसीएम वही आएगा, लेकिन ऊपर वाली सारी की सारी वैल्यू ऐड हो जाएंगी। ऐड होने पर 7 आ गया। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 1। ये हमारा 1 के इक्वल नहीं आया है तो यहां पर लिखा जाएगा इट इज इनवैलिड असाइनमेंट। इतना सिंपल काम आपने यहां पर कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ये ABCD पार्ट थे, ABCDE वाला पार्ट हो गए हैं सारे के सारे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलो अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ जाता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो इसका सैंपल स्पेस भी आप आसानी से बना सकते हो। इसमें दिया क्या गया है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन टेल अकर्स। भैया सबसे पहले तो हमें सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। एक सिक्का है उसको 2 बार टॉस किया जाता है, 2 बार टॉस किया जाता है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा भैया, सैंपल स्पेस में हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। मान लो दोनों बार हेड हेड आ गया, उसके बाद मान लो एक बार हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया, उसके बाद मान लो एक बार पहले वाले में टेल आ गया टॉस करने पर, दूसरे बार हेड आ गया, उसके बाद क्या होता है भाई, दोनों बार टेल टेल आ जाए। ये सिंपल सा सैंपल स्पेस बन जाएगा। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में 3 कॉइन पर भी मैंने बता दिया था किस तरह से सैंपल स्पेस बनाना होता है। तो 2 सैंपल 2 बार अगर टॉस किया जाएगा तो उसको तो चुटकियों में हम बना सकते हैं, उसके लिए सैंपल स्पेस है। अब यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब जो भी इवेंट होता है उसकी हमें फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हमारा यहां पर सबसे पहले इवेंट क्या होगा वो तो बताना पड़ेगा ना हमें। प्रॉपर इसको किस तरह से सोल्व किया जाएगा, यहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो भी इवेंट है उसको ई से डिनोट किया जाएगा। इवेंट हमारा कितनी बार होता है, इवेंट में क्या बोला गया है, एट लीस्ट वन टेल अक्कर। भाई एक टेल जो दिखाई देता है ना वो हमारा इवेंट होगा। कहां कहां पर दिखाई देता है, एक टेल यहां पर है, एक टेल यहां पर भी है, और इसमें भी एक बार तो टेल दिखाई देता ही है। मिनिमम एक टेल तो हमें चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा भी चलेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा दिखाई दे जाए तो भी हमारा क्या हो जाएगा, रहेगा। तो हम क्या रखने वाले हैं, यहां पर हमारे पास हेड टेल में एक टेल आता है, उसके बाद टेल हेड है, इसमें भी एक टेल आता है, टेल टेल जो है इसमें भी एक टेल दिखाई हमें देता है। तो हमारा यहां पर अब क्या करना है, जो भी ये इवेंट हुआ है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
जो भी हमारा फेवरेबल आउटकम्स है भाई, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 है हमारे पास, तो ऊपर हम रख देंगे 3। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, यानी कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, 4 हैं, तो अपॉन में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 4। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा इजी पीजी चुटकियों में निकाला गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जाता है एक लूडो की डाई को थ्रो किया जाता है, तो यहां पर दिया जाता है अ डाई इज थ्रोन या फिर अ डाई इज रोल्ड। एक डाई है उसको रोल किया जाता है या फिर थ्रो किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो हमारे सामने यहां पर कई सारे इवेंट्स दिए गए हैं, इन सभी के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर एक डाई है उसको रोल किया जाए, थ्रो किया जाए, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। जो भी हमारी एक डाई है उसमें कौन कौन सी हमारी वैल्यूज आ सकती हैं, तो देखो 1 आ सकता है, उसमें 2 आ सकता है, उसमें 3 आ सकता है, उसमें 4 आ सकता है, उसमें 5 आ सकता है और उसमें 6 आ सकता है। ये सैंपल स्पेस यहां पर बनेगा। अब हमें यहां पर अलग अलग प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट की तरफ जाता हूं तो फर्स्ट वाले में मुझे क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। हमारा यहां पर क्या होगा, देखो इवेंट हमें क्या दिया गया है, अ प्राइम नंबर विल अपीयर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं प्राइम नंबर अपीयर। जो भी हमारा यहां पर प्राइम नंबर है उसके लिए हमें यहां पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है। ऊपर की तरफ आ जाते हैं, बताओ प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर एक लाइन में हमें ऊपर लिख देना है, यहां पर लिखेंगे प्राइम नंबर्स। हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, आप यहां पर बताओ मुझे। 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, 3 होता है और 5 हमारा प्राइम नंबर होता है। सिर्फ हमारे पास 3 ही प्राइम नंबर आते हैं। एक डाई को जब रोल किया जाता है तो आ सकते हैं, मतलब ठीक है ना। तो उसमें जो भी हमारे पास ये एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 3 हो गए, तो ऊपर रख देंगे 3/6 हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड वाले पर आ जाओ। जो हमारा ये फर्स्ट वाला है ये ऊपर वाली लाइन से शुरू हो गया है, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। भाई सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में हमें करना क्या है, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। जो भी नंबर ग्रेटर देन, ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो 3 से बड़े हैं या फिर 3 के इक्वल हैं। तो भाई यहां पर 3 सबसे पहले तो 3 के इक्वल है, उससे बड़ा 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, देन मेरे पास 6 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी 3 4 5 6। ये इवेंट जो भी होगा उसमें इतने जो एलिमेंट्स हैं वो आएंगे। कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो अब यहां पर हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट अगर हमें करना हो कि ये जो भी हमारा इवेंट है इसको हम बी बोल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। जो भी फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, बी में कितने आउटकम्स आए हैं, भाई 4 आए हैं, तो यहां पर हमारे पास 4 आ जाएगा। अपॉन में हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। डिनोमिनेटर में 6 लिख देते हैं, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3। सेकंड वाले का आंसर भी आ गया। थर्ड फोर्थ फिफ्थ है उनके लिए चलते हैं अगले पेज पर। थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले में हमें करना क्या है भाई, थर्ड वाले में देखो यहां पर हमें दिया क्या गया है, कंडीशन क्या दी गई है, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। जो नंबर होना चाहिए यहां पर मैं लिख लेता हूं नंबर लेस देन 1 और इक्वल टू 1। ऐसा नंबर हमें देखना है जो 1 के इक्वल हो या फिर 1 से छोटा हो। तो भाई 1 के इक्वल हमारे पास जो भी यहां पर आपको दिखेगा ना, इसमें 1 से छोटा तो नंबर कोई भी है नहीं, सिर्फ 1 ही है, तो इक्वल भी चलेगा। तो इक्वल हमारे पास यहां पर जो भी आउटकम्स हैं, हमारे पास यहां पर आउटकम्स कितने आ जाएंगे, सिर्फ एक ही आउटकम आएगा। तो मान लेते हैं ये क्या हो गया, हमारे पास सी इवेंट हो जाता है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हम फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास यहां पर कितना है भाई, 1 है, और उसके बाद टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, थर्ड वाले पार्ट के लिए 1/6 हो जाएगी। आ जाएंगे यहां पर फोर्थ वाले पार्ट पर। फोर्थ वाले पार्ट में हमें बोलता है अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। जो भी हमारा यहां पर नंबर होगा, नंबर मोर देन 6, ठीक है, नंबर हमारा 6 से बड़ा होना चाहिए। अगर आप यहां पर देखोगे 6 से बड़ा कोई भी नंबर है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे भाई, ये क्या हो जाएगा, हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा, या फिर क्या कहेंगे इसको हम यहां पर बोल देंगे, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 0 नहीं लिखेंगे, ये हमारा एम्प्टी सेट होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। मान लेते हैं ये क्या हो गया हमारा, यहां पर डी इवेंट हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, 0/6। कोई भी इस इवेंट में एलिमेंट नहीं है, तो 0/6 जो कि हो जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल। और इसको क्या कहा जाएगा, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है तो उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो फोर्थ वाला जो हमारा है ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। अभी फिफ्थ वाला पार्ट भी बचा है, चलो अगले पेज पर।
फिफ्थ वाले पार्ट की बात करें तो इसमें हमें कंडीशन क्या दी गई है, नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, मान लेता हूं कि ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास एक ई इवेंट होगा और इसमें क्या होगा, नंबर जो भी मेरे पास होगा वो लेस होना चाहिए, लेस देन 6 होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे नंबर से हैं जो 6 से छोटे हैं भाई, मेरे पास 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 4 भी छोटा है और 5 भी छोटा है। 6 से छोटे नंबर हमें लेने पड़ेंगे। अब यहां पर हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं गिन सकते हो, इनको 5 आएंगे आपके पास, तो यहां पर हमारे पास 5 आ जाएगा और अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई, सैंपल स्पेस में आप काउंट कर सकते हो 6 हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भैया किसके लिए, फिफ्थ वाले पार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ज्यादा दिए गए हैं लेकिन आसान बहुत है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करें क्या, चलो अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स हमें दिए गए हैं। एक कार्ड डेक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कौन से कितने होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं, रेड कितने होते हैं, सारी चीजें मैंने आपको किस में बताई है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत डिटेल में कार्ड्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप वो इंट्रोडक्शन में कार्ड्स वाला जो पार्ट है उसको देख लोगे ना तो कार्ड से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो यहां पर जो भी हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन में यहां पर सैंपल स्पेस की, तो सैंपल स्पेस में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सारे के सारे ये 52 कार्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, 52 यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं सैंपल स्पेस में। इसके बाद यहां पर हमें बोला जाता है हाउ मेनी पॉइंट आर देयर इन द सैंपल स्पेस। जो भी हमारे पास ये सैंपल स्पेस होता है ना, ध्यान से समझ लेना इसको, सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या है भाई, कितने पॉइंट्स हैं। यहां पर हमें फर्स्ट वाला यानी कि ए वाले पार्ट को पॉइंट्स में बताना है। मैंने आपको क्या बताया था, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी सैंपल स्पेस होता है, जितने उसमें से हम जितने भी हम यहां पर आउटकम्स ले सकते हैं, हर एक आउटकम अपने आप में क्या होता है, एक सैंपल स्पेस का पॉइंट होता है। ठीक है, तो जो भी हमारा सैंपल स्पेस है इसमें टोटल कितने कार्ड्स है, 52 कार्ड्स हैं, तो कितने पॉइंट्स हो जाएंगे भैया, 52 ही पॉइंट्स यहां पर हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में होंगे उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो ए वाले का आंसर लिख देंगे, सैंपल स्पेस कंटेन 52 कार्ड्स। भैया 52 कार्ड्स होते हैं यानी कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 52 होंगे। जितने आउटकम्स होते हैं उतने ही क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स हो जाएंगे, तो 52 ही पॉइंट्स हो जाएंगे। ए वाले का आंसर हमने इजी पीजी कर दिया। तो बी वाले पर यहां पर आ जाते हैं। बी वाले में हमें बोला जाता है यहां पर कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड एन एस ऑफ स्पेड। एस ऑफ स्पेड हमारे पास यहां पर हमें बोला गया है, तो एस ऑफ स्पेड हमारे पास कार्ड कितने होते हैं, एस ऑफ स्पेड के कितने कार्ड होते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, ये ए इवेंट होता है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो एस ऑफ स्पेड सिर्फ एक ही होता है, तो हमारे पास यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, मान लिया है हमने यहां पर ए इवेंट हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि सैंपल स्पेस जो भी हमारा होता है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे 52, उसी को हमें डिनोमिनेटर में रख देना है। इसके बाद हम सी वाले पर आ जाते हैं। भाई सी वाले के यहां पर हमें 2 पार्ट दिए गए हैं, ध्यान से देखने पर पता चलेगा। हमें बोला जाता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस। हमें यहां पर बोला जाता है सी के फर्स्ट वाले पार्ट को हम सोल्व करते हैं, तो इसमें बोला गया है फर्स्ट वाले में एन एस, एस होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड हमें करनी है। तो मान लेते हैं जो भी हमारा यहां पर नंबर ऑफ एस जो है ना, ठीक है, नंबर ऑफ एस को हम यहां पर मतलब जो भी हमारा ये इवेंट है मैं यहां पर पहले लिख लेता हूं, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस कितने होते हैं हमारे पास, इसको हम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा इवेंट बी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इसमें एस जो होते हैं, जो हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं उसमें कितने एस होते हैं भाई, 4 एस होते हैं, तो यहां पर हमें 4 लिख लेना है, 4 लिख लेना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो भी हमारा ये बी इवेंट हुआ है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4 अपॉन में, मतलब जो भी हमारे पास यहां पर 4 एलिमेंट्स हैं और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो लिख देने हैं, तो यहां पर हमारे पास 52 आ जाएगा। अगर इनको कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, उसके बाद 52 को 4 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 13 टाइम्स पर। ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। सेकंड वाला पार्ट सी का यहीं पर सोल्व कर लेते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसमें बोलता है सेकंड वाले में ब्लैक कार्ड होना चाहिए, ठीक है, यहां पर आप देखो इसमें हमें बोला गया है ब्लैक कार्ड होना चाहिए, तो हम यहां पर करेंगे नंबर ऑफ
ऑफ ब्लैक कार्ड्स। ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी ना तो पहले से आपको पता भी होगा, फिर भी बता देता हूं। मान लेते हैं सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास कौन सा इवेंट होता है, मान लेते हैं ये सी इवेंट होता है और इस इवेंट में कौन से हैं, ब्लैक कार्ड्स हैं। टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 52 में से आधे होते हैं, यानी कि कितने होंगे, 26 हो जाएंगे। अब यहां पर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इस इवेंट सी के लिए, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। और टोटल आउटकम्स कितने हैं भैया, 52 हैं। डिनोमिनेटर में हमें यहां पर लिख लेना है 26 1 जा 26, 26 2 जा 52। ये हमारा हो जाएगा सी के सेकंड वाले पार्ट का आंसर। कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कार्ड की हमें हर एक डिटेल पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कार्ड की हर एक डिटेल आपको प्रोवाइड की गई है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। अगर आप इंट्रोडक्शन मिस कर दोगे तो बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आप मिस कर दोगे। पहले इंट्रोडक्शन हर चैप्टर का आपने जरूर देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझ लेना। इसमें कहता है अ फेयर कॉइन विद 1 मार्क ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर। यहां तक सिर्फ अगर हम समझते हैं तो हमें क्या दिया गया है भाई, एक सिक्का दिया गया है, एक कॉइन है, उसके एक फेस पर हमें 1 लिखा गया है और दूसरे पर क्या लिखा गया है भैया, 6 लिखा गया है। ठीक है, हेड और टेल की बजाय यहां पर 1 और 6 लिखा गया है, बस इतना समझो। इसके बाद आगे बोलता है अ फेयर डाई आर बोथ टोस्ड, और एक फेयर डाई होती है भाई, डाइस वही लूडो वाली डाई, उसको टोस किया जाता है। ठीक है, कॉइन को और फेयर डाई को टोस किया जाता है, तो सैंपल स्पेस हमें बनाना पड़ेगा। जो डाई होती है उस पे कौन कौन से आउटकम्स होते हैं हमारे पास, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। और इस पर हमारे कितने आउटकम्स हैं, 1 और 6 हैं। तो हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बनाने के लिए 1 को इन सभी के साथ एक एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां पर क्या करने वाले हैं, सैंपल स्पेस बनाएंगे। हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस में हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 आता है तो 1 1 यहां पर। ठीक है, मेरे पास जो भी सैंपल स्पेस है वो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा मुझे, इस तरह से आ जाएगा, मेरे पास 1 1 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास 1 2 आ जाएगा, इसी तरह से भाई मेरे पास 1 3 आ जाएगा, मेरे पास यहां पर 1 4 आ जाएगा, देन मेरे पास क्या होगा 1 5 आ जाएगा, देन मेरे पास यहां पर 1 6 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या किया मैंने, सभी को 1 के साथ लिखा है, कॉइन के एक फेस के साथ, डाई जो भी है उसके सभी जो भी आउटकम्स है उसके साथ मैंने यहां पर सैंपल स्पेस बनाया। अब 6 के साथ भी तो बनाना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा सैंपल स्पेस कंप्लीट होगा। तो बिल्कुल यही चीज हम क्या करेंगे भाई, 6 के साथ कर देंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास 6 2 हो जाएगा, उसके बाद यहां पर मेरे पास 6 3 हो जाएगा, देन मेरे पास 6 4 हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास यहां पर 6 5 हो जाएगा, देन मेरे पास यहां पर 6 6 निकल कर आ जाएगा। मतलब ये मेरे पास क्या बनेगा, पूरा एक सैंपल स्पेस बनेगा। अब हमें यहां पर 2 चीजें करनी है, सैंपल स्पेस बन गया, अब आसान काम हो जाता है। आगे हमें यहां पर बोला है प्रोबेबिलिटी दैट सम यानी कि जोड़ करने पर नंबर्स का टर्न अप इज 3 और 12। फर्स्ट वाले में हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब हम इस इवेंट को मान लेंगे, फर्स्ट वाले में हम मान लेंगे हमारे पास ए इवेंट होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अभी हम फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट इस इवेंट को शो कर रहे हैं। ए इवेंट हमारा होगा, इसमें क्या होगा, सम जो होता है, सम ऑफ नंबर्स, जो भी हमारे पास नंबर्स आते हैं वो क्या हो, वो सम ऑफ नंबर्स हमारा 3 हो। तो ऐसे हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका इवेंट में आने पर सम 3 हो जाता है। देखो 1 1 नहीं होता है, 3 1 3 नहीं होता है, इसका भी नहीं होगा, इसका भी, मतलब इनमें से किसी का नहीं होगा, सिर्फ एक का होगा, 1 और 2 का। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास सिर्फ एक ऐसा इवेंट आता है। ठीक है, जो भी मेरे पास यहां पर इवेंट होगा उसको लिख लेते हैं। मेरे पास 1 और 2 यहां पर आएगा, मेरे पास इसमें सिर्फ एक ही आता है। तो इस इवेंट के लिए मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, मेरे पास सिर्फ एक ही यहां पर मेरे पास आउटकम आता है, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 1। और यहां पर जो भी हमारा सैंपल स्पेस है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, इसको कैसे रीड किया जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा 12 हैं, तो अपॉन में यहां पर 12 रख देंगे। ठीक है, जो भी टोटल आउटकम्स होते हैं वो हमें डिनोमिनेटर में रख देने हैं। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। इसी तरह से भाई सेकंड वाले पार्ट को हमें करना है। सेकंड वाले पार्ट में क्या होना चाहिए, जो भी सम है ना वो 12 होना चाहिए अब की बार। तो यहां पर देखो कितने हैं जिनका सम होता है, सिर्फ एक ही है, 6 6 का सम 12, एक ही ऐसा इवेंट है। तो यहां पर फिर से लिखेंगे, मान लेंगे ये हमारा बी इवेंट है। अब की बार क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स, जो भी हमारे पास यहां पर नंबर्स आते हैं उनका 12 होना चाहिए। तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा,
सिर्फ एक ही आता है इसमें, 6 और 6 आता है, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लिखना बहुत जरूरी है, अगर एग्जाम में डायरेक्ट कर दोगे तो नंबर कट सकते हैं। अब यहां पर हमारा जो बी इवेंट है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू में हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आते हैं। भाई नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास कितने आ जाते हैं, सिर्फ एक ही है, ठीक है। जो भी हमारे फेवरेबल आउटकम्स है उसमें एक ही आता है, और टोटल हमारे पास यहां पर कितने आते हैं भाई, 12 आ जाते हैं। तो 1/12 हमारे पास ये आ जाता है। जो भी क्वेश्चन नंबर 5 था उसका फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हमने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 करना है, चलो अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, देयर आर 4 men 6 women इन सिटी काउंसिल, इफ वन काउंसिल मेंबर इज सेलेक्टेड फॉर अ कमेटी एट रैंडम, हाउ लाइकली इज दैट इट इज अ वुमेन। हमारे पास यहां पर बोला गया है कि भाई जो मेन है वो कितने हैं, नंबर ऑफ मेन, ठीक है। यहां पर मैं लिख लेता हूं, नंबर ऑफ मेन हमें यहां पर लिख लेना है, कितने दिए गए हैं हमें यहां पर, 4 दिए गए हैं। उसके बाद नंबर ऑफ वुमेन हमें यहां पर कितनी दी गई हैं, नंबर ऑफ वुमेन हमें यहां पर दे दी जाती हैं भैया 6। ये जानकारी हमें दी गई है, ये एक काउंसिल में है, सिटी काउंसिल में है। अब किसी कमेटी के लिए चुनाव होना है, और काउंसिल में सिर्फ एक ही मेंबर का चुनाव होगा, एक कमेटी बनेगी उसमें एक पर्सन का चुनाव होगा, तो जो भी रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा, हाउ लाइकली इज दैट इट इज अ वुमेन, तो हमें यहां पर पता करना है। मान लेंगे यहां पर हमारे पास क्या होगा, जो भी इवेंट है उसको बी मान लेते हैं, तो बी इवेंट में हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ, मतलब जो भी हमारे पास कमेटी में एक मेंबर का चुनाव होगा, उसके लिए हमें बताना है कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक महिला निकल कर आए, एक वुमेन हो। तो यहां पर हमारे पास बी में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये कितने आ जाएंगे भैया, हमारे पास 6 आ जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी है, 6 है। तो यहां पर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे बी के लिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, टोटल हमारे पास यहां पर 6 आता है। अब सैंपल स्पेस तो हमने बनाया ही नहीं है, तो थोड़ी सी जगह ऊपर हम बना लेते हैं, ठीक है। हम इसको यहां पर नीचे लेकर आ जाते हैं, सैंपल स्पेस की बात करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हम इसको इन शॉर्ट इस तरह से लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। इसमें कितने नंबर्स होंगे, 4 मेन हैं और 6 वुमेन हैं, तो जस्ट हमें करना क्या होगा, ऐड करना है। तो 4 प्लस में 6 हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास टोटल आउटकम्स यहां पर 10 होंगे, और फेवरेबल आउटकम्स हमारे 6 हैं। फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर रख दो, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स रख देंगे। कैंसिल करेंगे, इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलो अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ जाता है, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से आ जाता है। इसमें कहा गया है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स एंड अ पर्सन विन RE1 फॉर ईच हेड एंड लूजर RS 1.5 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। एक कॉइन है, उसको 4 बार टॉस किया जाता है। 4 बार अगर टॉस किया जाता है तो सैंपल स्पेस बनाने में बहुत डिफिकल्टी आने वाली है, बहुत मुश्किल से बन के देगा। सो यहां पर हमारे पास जो भी एक पर्सन है वो 1 रुपया जीतता है, अगर हेड आएगा तो उसको 1 रुपया मिलेगा, अगर टेल आ गया तो उसकी जेब से चला जाएगा 1.5, यानी कि 1.5 टेल आने पर गवा देगा, वो लूज कर देगा। इसमें आगे हमें बोलता है, फॉर द सैंपल स्पेस कैलकुलेटेड हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस एंड हाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट। हमें 2 चीजें यहां पर बतानी है, एक तो सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसके बाद अलग अलग अमाउंट कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, उसके लिए अगर 4 कॉइन, एक कॉइन को 4 बार टॉस किया जाता है, 4 बार टॉस किया जाता है, तो अलग अलग तरह से क्या अमाउंट बनेगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी हमें फाइंड करनी है हर एक कंडीशन के लिए। तो भाई सबसे पहला डिफिकल्ट काम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला डिफिकल्ट काम क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास क्या आएगा, हेड 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 आ जाए, कॉइन जो है उसमें 4 बार हेड आए, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या होगा, 4 हेड्स। अगर 4 हेड्स आते हैं तो अमाउंट कितना होगा भाई, 4 हेड। हम सिंपली क्या करेंगे, हेड अगर आएगा तो उसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे, टेल आएगा तो उसकी जगह पर -5 पुट कर देंगे। दैट सिंपल, इतना सिंपल आपने रखना है। तो यहां पर देखो 4 हेड अगर आते हैं तो जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा भाई, एक हेड का 1 रुपया है, तो 4 हेड का कितना हो जाएगा, 4 × 1 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो गया अमाउंट, RS 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मान लो हमारे पास यहाँ पर 3 हेड आते हैं, ठीक है। 4 हेड के लिए तो हमारा हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास 3 हेड आ जाते हैं एंड 1 टेल आ जाता है। 4 हेड हैं और 1 टेल है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा,
तीन हेड हैं यहाँ पर, तो 3 इंटू में 1 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 1 टेल आया है, तो इसमें क्या होगा -1.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स 3 वन सा यहाँ पर 3 हो जाएगा और 1 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1.5 हो जाएगा, 3 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है, RS 1.5 आ जाएगा। इसके बाद मान लो हमारे पास भैया 2 हेड आ जाते हैं और 2 ही यहाँ पर टेल आ जाते हैं, 2 हेड हैं और 2 टेल हैं, तो सिंपली इसमें क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर नंबर है 2 लिखेंगे, उसके बाद हेड के लिए हमें 1 पुट करना है, प्लस में यहाँ पर 2 आ जाएगा और टेल के लिए हमें 1.5 यहाँ पर रखना है, तो सिंपली हमारे पास क्या होगा 2 वन ज़ा 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का है तो -3 हो जाएगा, 2 प्लस में 2 प्लस माइनस -3 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो भी यहां पर अमाउंट है वो क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। यानी माइनस का मतलब क्या होगा, ओवरऑल रिजल्ट जो माइनस में हमें मिला है उसका मतलब क्या होगा, 1 रुपया गया भाई जेब से, जो भी व्यक्ति ये है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरी कंडीशन क्या होगी, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, हेड हमारा कम हो जाएगा, 2 से 1 हेड यहां पर हो जाए, उसके बाद हमारा जो नंबर ऑफ टेल है वो कितना हो जाए 3 टेल हो जाए, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा 1 इंटू में 1 आ जाएगा, उसके बाद प्लस में हमारे पास यहां पर 2 नहीं, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 टेल हैं, तो 3 इंटू में -1.5 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो 3 को 1.5 से यहां पर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.5, 4.5 में अगर 1 ऐड कर दूंगा, माइनस का 4.5 होगा, 1 ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3.5 यहां पर हमें मिल जाएगा। तो ये 3.5 कैसा होगा, माइनस का होगा, यानी कि वो लूज कर देगा मनी 3.5 रुपीज। उसके बाद एक कंडीशन आएगी हमारे पास यहां पर कि भाई चारों के चारों हमारे पास क्या आ जाएं, टेल आ जाएं, और 4 अगर टेल हमारे पास होंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू में टेल के लिए हमें क्या करना है -1.5 रखना है। अब जस्ट इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे -1.5 से, तो माइनस में हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और माइनस का मतलब होगा लूज करेगा मनी और प्लस का मतलब होगा कि उसको प्रॉफिट होगा। अब यहां पर ये तो हमने फाइंड कर लिया कि हर एक के लिए जब भी कॉइन को 4 बार टॉस किया जाएगा तो हर एक डिफरेंट अमाउंट हमने फाइंड कर लिया है सारी की सारी पॉसिबिलिटीज के लिए। इसके बाद हमें बोलता है कि भाई सभी के लिए हमें प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या बनाना होगा, सैंपल स्पेस बनाना होगा। आप यहां पर एक सिंपल बात समझ लो, एक कॉइन हमारे पास होता है, एक कॉइन में हमारे पास आउटकम्स कितने होते हैं भैया 2 होते हैं, हमारे पास कितने आउटकम्स होते हैं भैया 2 आउटकम्स होते हैं, और यहां पर कॉइन को कितनी बार टॉस किया जाता है 4 टाइम्स टॉस किया जाता है, तो इसकी पावर कर दो 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 16। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने आएंगे 16 आएंगे। हर एक कंडीशन के लिए हमें जो भी सैंपल स्पेस है वो बनाना पड़ेगा, तभी प्रोबेबिलिटी हमें पता चलेगी। तो सैंपल स्पेस बनाने पर यहां पर आ जाएंगे, सबसे पहले मान लेते हैं हेड 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 आ जाएगा, ठीक है, 4 बार हमारे पास क्या आ जाएगा हेड 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 आ जाएगा, मतलब 4 बार हेड आएगा, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं नेक्स्ट वाले में क्या होगा, शुरू वाले जो 3 कॉइन है उनमें हेड आ जाए, उसके बाद हमारे पास टेल आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट वाले में हमारे पास हेड हेड आ जाए, टेल टेल आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहां पर हेड एंड देन हमारे पास टेल 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 आ जाए। इस तरह से हमने 4 तो सीधे सीधे सिंपल सिंपल बना लिए हैं। इससे नेक्स्ट वाले थोड़े से डिफिकल्ट होता जाएगा हमारे लिए, ये आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। हमें टोटल 16 चाहिए हैं, तो 4 तो हमारे सामने हो गए हैं, तो यहां पर आ जाओ, हमारे पास अगला क्या हो जाएगा भाई, मैं यहां पर लिख लेता हूं हेड, उसके बाद फिर से हेड कर लेता हूं, टेल आ जाएगा, हेड आ जाएगा। इससे पहले वाले किसी से भी सिमिलर नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। 8 हमारे ऐसे होंगे जिनके शुरुआत में हेड आएगा, तो 5वां हमने कर लिया है। छठे पर आते हैं, मान लेते हैं पहले कॉइन में हेड आ गया, दूसरे वाले में हमारे पास टेल आ गया, उसके बाद अगले वालों में हमारे पास हेड हेड आ जाता है, तो ये भी हमारे पास एक आउटकम हो जाएगा। इससे नेक्स्ट वाला बनाएंगे, मान लेते हैं पहले वाले में हेड आ गया, उसके बाद अगले में टेल, उससे अगले वाले में भी टेल, फिर से यहां पर हेड आ जाता है। इस तरह का भी हमारा ये आउटकम बन गया। 7th हो गया, एक और बनाना है जो हेड से शुरू होगा। इससे नेक्स्ट वाला कैसे बनेगा, इस तरह से बना सकते हैं, मान लेते हैं हेड होगा, टेल होगा, फिर से हेड आ गया, फिर से टेल आ गया। तो भाई अगर हमने ये 4 बना लिया ना, सॉरी अब नहीं ये 8 बना लिया ना, इससे आगे वाले 8 बिल्कुल आसान हो जाएंगे। बस हमें क्या करना है, इसका रिवर्स कर देना है, जहां पर हेड है वहां पर टेल डाल दो, जहां पर हेड है वहां पर टेल डाल दिया, और टेल की जगह पर हेड डाल दिया। मतलब हमें यहां पर क्या करना है, टेल हो जाएगा, हेड हो जाएगा, उसके बाद टेल हो जाएगा, फिर हेड हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी हमें बिल्कुल इसका रिवर्स कर देना है। हमें यहां पर क्या करना है भाई, टेल हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 2 हेड हो जाएंगे, फिर टेल हो जाएगा, उसके बाद हमें इसमें इसी तरह से कर देना है। हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा,
टेल हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास हेड आ जाएगा, 2 हमारे पास यहाँ पर टेल आ जाएंगे। देन हमें इस वाले का कर देना है, हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, टेल आ जाएगा, फिर से टेल आ जाएगा, हेड डाल देंगे और यहाँ पर टेल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, टेल हो जाएगा। देन हमारे पास 3 हेड यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह से हमें ये वाला कर देना है, हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, टेल टेल हो जाएगा, उसके बाद हेड हेड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला आ जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, टेल टेल सॉरी टेल 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 आएगा। देन हमारे पास हेड हो जाता है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टेल 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 और टेल आ जाएगा। क्या हमारे सारे के सारे हो गए हैं? एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भाई हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है अगर ये लिख दिया है तो। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना तो बहुत आसान काम रहेगा। अब प्रोबेबिलिटी हमें किस किस के लिए फाइंड करनी है, जब वो पर्सन, ठीक है, पेज को मैंने थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल किया है, जब वो पर्सन यहां पर मान लेते हैं जो भी हमारे पास इवेंट है, ठीक है, कौन कौन से इवेंट हमने यहां पर बनाए हैं, देखो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, पॉसिबल इवेंट्स होंगे। तो मान लेंगे हमारे पास पहले वाला ए इवेंट है, उसके बाद बी इवेंट है, उसके बाद सी इवेंट है, उसके बाद डी इवेंट है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ई इवेंट है, यानी कि 5 प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे। हमारे पास यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने हैं, मैंने आपको बता दिया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। यहाँ पर लिख भी देते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 16 हो जाएंगे। और कैसे फाइंड किया था यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ज्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब हम ए के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, जिसमें 4 हेड्स आते हैं। भाई कितनी बार आते हैं, 4 हेड्स तो सिर्फ एक ही बार आते हैं ना, तो यहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास यहां पर आ जाएगा 16, कंप्लीट। नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करते हैं, जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, बी के लिए हम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 हेड होने चाहिए और 1 टेल होना चाहिए। 3 हेड वाले काउंट करते हैं, ठीक है, तो उनको अंडरलाइन भी करेंगे। यहां पर अंडरलाइन नहीं कर सकते क्योंकि फिर आगे वालों में हमें कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हमारे पास देखो मैंने इस तरह से किया है, हाईलाइट किया है, हमारे पास 3 हेड इसमें आते हैं, 3 हेड हमारे पास इसमें आते हैं, इसी तरह से 3 हेड हमारे पास इसमें भी आ जाते हैं। 3 हमारे पास ऐसे मिल गए हैं जिसमें 3 हेड आते हैं। इसके अलावा यहां पर देखो टोटल हमारे पास 4 ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें 3 बार हेड आते हैं। तो आपने देख लिया ना, इनको हाईलाइट मैंने कर दिया है, फिर मत बोलना जब ये चले जाएंगे कि अब कौन कौन से है बता दो। तो हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा, अपॉन में 16 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, उसके बाद 4 4 जा 16। तो जो भी हमारा यहाँ पर बी होगा, यानी कि 1.5 रुपीज विन करने के उस व्यक्ति के चांस कितने होंगे, 1/4 होंगे। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल करके इसको नीचे की तरफ यहां पर आ जाते हैं। आई होप आपको ये विजिबल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यहां पर हम फाइंड करने वाले हैं। सी में क्या दिया गया है, 2 हेड 2 टेल। हमें ऐसे देखने हैं, ऐसे आउटकम्स देखने हैं जिसमें 2 हेड हों और 2 ही टेल हों। कितने होंगे देखते हैं यहां पर निकाल करके। हमारे पास देखो कौन कौन से हैं, इसमें 2 हेड हैं 2 टेल हैं। इसी तरह से हमें और ढूंढने हैं भैया, 2 हेड 2 टेल यहां पर हैं, 2 हेड 2 टेल यहां पर हैं, 2 हेड 2 टेल यहां पर हैं। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट हम यहां पर ढूंढेंगे भाई, 2 टेल 2 हेड यहां पर भी हैं। इसके अलावा इससे ऊपर वाले में भी देखेंगे तो हमारे पास इसमें 2 टेल और 2 हेड आते हैं। तो कितनों को अंडरलाइन किया है हमने, इनको आप काउंट कर सकते हो, ये टोटल 6 होते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगी, हमारे पास यहां पर फेवरेबल आउटकम्स 6 आते हैं, टोटल आउटकम्स हमारे पास होते हैं 16। अगर मैं इनको कैंसिल करूंगा, 2 से कैंसिल करने पर मेरे पास जाएगा ये 3 जा पर और ये जाएगा 8 जा पर, यानी कि 3/8 मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाती है। अब बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की। डी वाला हमारा यहां पर जो भी आता है उसमें क्या दिया गया है, 1 हेड 3 टेल्स, 1 हेड और 3 टेल वाले हमें काउंट करने हैं अब की बार। जिसमें सिर्फ 1 हेड आता है उसको देखना है। तो देखो 1 हेड इसमें आया है, 3 टेल आए हैं। इसी तरह से यहां पर भी हमारे पास 1 हेड है और 3 टेल हैं। इसके बाद इस वाले को भी देख सकते हो, इसमें भी हमारे पास 1 हेड आता है, 3 टेल आते हैं। और इससे नेक्स्ट आप इस वाले को भी देख सकते हो। यहां पर हमने टोटल 4 ऐसे अंडरलाइन कर दिए हैं जिसमें हमारे पास नहीं, ये लास्ट वाला गलत हो गया, ठीक है, इस वाले को पिक नहीं करेंगे, ये वाला होगा हमारा जिसमें 1 हेड आता हो और 3 टेल आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए दोबारा से बता देता हूं। एक तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, उसके अलावा हमारे पास ये वाला हो जाता है। टोटल 4 ऐसे हमारे पास आ जाते हैं जिसमें सिर्फ 1 हेड है और 3 बार
टेल आता है। तो कितने हो गए टोटल? 4 हमारे पास यहाँ पर आउटकम्स बनेंगे। तो 4 अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 यहाँ पर हमारे पास हो जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पर लास्ट वाला 4 टेल के लिए भी फाइंड करना है। 4 टेल सिर्फ एक में ही आएंगे, लास्ट वाला यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ एक में ही आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी तो हम फाइंड कर चुके हैं। ई वाला हमारा इवेंट यहाँ पर बनेगा, उसका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 16, इजी पीजी हो जाता है। देखो सैंपल स्पेस अगर आपने लिख लिया ना, ये अगर लिख लिया अपना 4 कॉइन को टॉस करने वाला सैंपल स्पेस, तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो जो भी हमारा ये क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया है 3 coins आर टोस्ड वंस। भैया 3 कॉइन है, तीनों को टोस किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी इन सभी के लिए। सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लें क्या? 3 कॉइन अगर टॉस किए जाते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारे पास? सैंपल स्पेस के लिए यहां पर मैं लिख लेता हूं 3 कॉइन अगर टॉस किए जाते हैं तो सबसे पहले मान लेते हैं मेरे पास क्या होगा, सभी कॉइन्स में हेड 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 आ जाए। उसके बाद मान लेते हैं भाई एक में मतलब शुरू वाले 2 में हेड आ गया, एक में मेरे पास टेल आ गया। उसके बाद मान लेते हैं कि हेड टेल हेड आ जाए। उसके बाद इस तरह से मान लेते हैं कि भैया हेड टेल टेल आ जाए। ये 4 आउटकम्स बने। इससे अगले वाले आउटकम्स मेरे पास क्या हो जाएंगे? मान लेते हैं टेल आ गया और बचे हुए में हेड हेड आ जाता है। नेक्स्ट में क्या करेंगे भाई? टेल आ गया, हेड आ गया, देन मेरे पास फिर से टेल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? टेल टेल हेड हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में यहां पर मेरे पास टेल 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 हो जाएगा। अगर 3 कॉइन्स को टॉस किया जाता है तो ये सैंपल स्पेस बनेगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं या तो आप इनको काउंट कर सकते हो, काउंट करने पर आपको मिल जाएगा 8। इतना काम हुआ। अब फर्स्ट वाले को देखो, मान लेंगे जो भी हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें हमारे पास कोई ए इवेंट होता है और ए इवेंट में हमारे पास क्या आते हैं? 3 हेड्स आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं भाई? 3 हेड्स आते हैं। और 3 हेड्स अगर आप सैंपल स्पेस में देखते हो सिर्फ एक ही बार आते हैं। तो जो भी हमारा ये इवेंट होगा इसमें क्या आएगा? जो भी मेरे पास ये इवेंट हुआ है हेड 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 सिर्फ एक ही बार आते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? इसके लिए एक पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं फाइंड करता हूं तो इसमें क्या आ जाएगा? टोटल मेरे पास 8 हैं और इस इवेंट में एक ही आया है, तो मैं क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। आसान सा आंसर आ गया। सेकंड वाले पार्ट को देखें तो सेकंड वाले पार्ट में हमें यहां पर बोला गया है कि मान लेते हैं भाई बी इवेंट हमारा होता है और बी इवेंट हमारे पास क्या होता है? 2 हेड्स के लिए बोला गया है। तो यहां पर देख लेते हैं हमारे पास क्या करता है? 2 हेड्स। ठीक है, लिख लेता हूं 2 हेड्स जिसमें आता है वो हमें यहां पर लिख देने हैं। इसमें हमारे पास आउटकम्स कौन कौन से हो जाएंगे? जिसमें 2 हेड्स आते हैं। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद हमारे पास यहां पर 1 2 ये 3 हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ 3 ही बनेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से हैं? हेड हेड टेल आता है एक इसमें, मतलब इसमें भी 2 बार हेड आता है। इसके बाद हमारे पास हेड टेल हेड आता है। इसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा भैया? टेल हेड हेड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिर्फ ये 3 ही हमारे बनेंगे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जो भी हमारा ये इवेंट बी है इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाती है? हमारे पास यहाँ पर 2 हेड्स, इसमें ए मिसिंग है। ठीक है, यहां पर आपने क्या कर देना है? एक ही जगह बना देनी है। तो 2 हेड्स के लिए हमारे पास जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो कितने हो गए? 3 हो गए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3/8 हो जाएगी। अब इसी के नीचे अगर हम थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं भैया, थर्ड वाले पार्ट को मान लेते हैं हमारा यहां पर क्या होता है? सी इवेंट होता है और सी इवेंट में एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम हमें 2 हेड चाहिए। कम से कम 2 हेड का मतलब क्या होगा? एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या होगा कि भाई एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। 2 से ऊपर हैं वो भी इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं एटलीस्ट, यहां पर लिखा जाएगा एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड्स के लिए हमारे पास जो आउटकम्स हैं वो क्या होंगे? आउटकम्स हमारे यहां पर लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले देखो इन सभी के सभी में 2 बार हेड्स आते हैं, ये तो हमें रख ही देने हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास ये सारे के सारे तो लिख ही लेने हैं। हेड हेड टेल आ जाएगा, इसमें भी 2 बार हेड आता है। हेड टेल हेड वाले में भी 2 बार हेड आता है। इसके बाद हमारे पास टेल हेड हेड है,
इसमें भी 2 बार हेड आता है। देन हमारे पास एक और ऐसा आउटकम होगा जिसमें 2 बार हेड हमें देखने को मिलता है। तो देखो इसमें भी हमारे पास 2 बार हेड आता है ना, 2 से ज़्यादा भी चलेंगे लेकिन 2 तो होने ही चाहिए। तो हमारे पास हेड 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 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, किसके लिए, सी वाले इवेंट के लिए। कितना है हमारे पास यहाँ पर, 4 टोटल हमारे पास यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स है, अपॉन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे, कैंसिल करेंगे तो 1/2 हमें थर्ड वाले पार्ट का आंसर मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ वाला आता है। फोर्थ वाले में मतलब थर्ड वाले पार्ट तक तो हमने कर लिया, अगले पेज पर हम आ गए हैं फोर्थ वाला पार्ट यहाँ पर सोल्व करने के लिए। और फोर्थ वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। इसमें जो वर्ड लिखा गया है ना एटमोस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ हेड्स जो है ना वो कितने होने चाहिए, 2 होंगे वो भी ले लेंगे हम, जिसमें 1 होगा वो भी ले लेंगे, और जिसमें नंबर ऑफ हेड्स 0 होंगे उसको भी ले लिया जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स जिसमें 2 है उसको भी पिक करेंगे, 1 है उसको भी, और जिसमें 0 है उसको भी पिक किया जाएगा। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेंगे, मान लेंगे ये हमारा कौन सा हो जाता है, डी वाला इवेंट हो जाता है। और इस इवेंट में हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से बनेंगे, एटमोस्ट 2 हेड्स है तो जिसमें 2 हेड आते हैं। ठीक है, जिसमें 2 हेड आते हैं या 2 से कम हेड आते हैं, बेशक 0 नंबर ऑफ हेड्स भी आते हैं उसको भी पिक कर लिया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से कम हेड्स आते हैं, तो उन सभी को यहां पर लिख लिया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास हेड हेड टेल आ जाएगा, मैं फटाफट से लिख देता हूं इनको आपके लिए। ठीक है, मुझे क्या करना है, जिनको मैं अंडरलाइन करता हूं ना, बस मुझे इन सभी को लिख लेना है। इसके लिए ये फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, तो फटाफट से लिख देता हूं। सिर्फ हेड 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 को हमें लीव कर देना है, बाकी सारे के सारे यहाँ पर हमारे फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे। अब इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी हमारे पास क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 7 है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 8 है, तो 7/8 फोर्थ वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ वाले पार्ट पर आ जाएंगे। फिफ्थ वाले में कहता है हमें नो हेड्स, भैया हेड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, हेड्स नहीं होने चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, मान लेंगे ये हमारा ई इवेंट होता है, नो हेड्स। ठीक है, कोई भी हेड नहीं होगा, तो भैया नो हेड्स के लिए हमारे पास क्या है, नो हेड्स के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही आता है यहाँ पर, उसको रख लिया जाएगा। तो कोई भी हेड जिसमें नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, टेल 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 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने उसको लिख लिया है, पहले राउंड वाला ब्रैकेट उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट जिसको हमने ई नाम दिया है, इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। सिक्स्थ वाले पार्ट पर आएंगे। सिक्स्थ वाले पार्ट में हमें क्या बोला जाता है, यहाँ पर 3 टेल्स के लिए हमें जाना है। तो यहाँ पर मान लेंगे ये हमारा एफ इवेंट है, इसमें हमें क्या चाहिए, 3 टेल्स चाहिए। तो भाई 3 टेल्स के लिए हमारे पास क्या है, देखो 3 टेल्स हमें चाहिए, तो 3 टेल्स के लिए हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम बनेगा। ठीक है, फेवरेबल आउटकम भी बोल सकते हो, पॉसिबल आउटकम्स भी बोल सकते हो। उस आउटकम को यहाँ पर हमें लिख लेना है। उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, तो ये कितनी आ जाएगी, 1 हमारे पास फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 हो जाते हैं, यानी कि थर्ड वाले पार्ट को भी हमने सोल्व कर लिया। अब सॉरी, सिक्स्थ वाला पार्ट हो गया हमारा सोल्व। अब इससे आगे वाले जो पार्ट हैं, चलो उनके लिए अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 का 7th वाला पार्ट हमारे सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के 7th वाले पार्ट को ध्यान से समझ लेना है। यहां पर हमें बोला क्या जाता है, 7th वाले पार्ट में एग्जैक्टली 2 टेल्स हमें चाहिए। तो यहां पर मान लेंगे हमारे पास पीछे वाले पेज पर एफ इवेंट हो गए थे, एफ के बाद हमारे पास यहां पर आ जाता है जी इवेंट। तो मान लेते हैं ये हमारा जी इवेंट होगा, और इसमें हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली जो हमारे पास यहां पर होगा 2 टेल्स। ठीक है, 2 टेल्स वाले हमें यहां पर रखने हैं। तो कौन कौन से आउटकम्स हमारे पास 2 टेल्स वाले होते हैं, जिसमें सिर्फ 2 टेल होने चाहिए हमारे पास। देखो 2 टेल वाले देखने हैं हमें, एक ये हो गया, उसके बाद एक ये हो गया, एक ये हो गया, सिर्फ ये 3 हैं। इन तीनों को फटाफट से यहां पर लिख लेते हैं। मेरे पास आ जाएगा हेड टेल टेल, उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, टेल हेड टेल हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास यहां पर हो जाएगा टेल टेल हेड। ये 3 मैंने यहां पर लिख लिए। अब अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कौन से इवेंट की, जी इवेंट की, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास 3 हैं, अपॉन में टोटल आउटकम्स मेरे पास 8 हैं, 3/8 आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर हम फाइंड करते हैं भैया 8th वाले पार्ट को। तो फाइंड करने के लिए यहां पर हमें है नो टेल, कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें टेल है उसको हटा दो, जिसमें हेड 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 आ जाए सारे, वही तो एक ऐसा होगा जिसमें हमारे पास इसका फेवरेबल आउटकम बनेगा।
तो यहाँ पर जी के बाद हमारे पास आ जाएगा एच। मान लेते हैं ये हमारे पास एच इवेंट होगा और इसमें क्या होना चाहिए, नो टेल, कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। तो कोई भी टेल नहीं होगा तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कौन सा बनेगा, सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें टेल नहीं आता है। तो यही हमारा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, यानी कि हेड 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 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास सिर्फ एक आता है तो 1 में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 8 आ जाएगा, 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं 9th वाले पार्ट को। भैया 9th वाले पार्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे एटमोस्ट 2 हेड्स दिया गया था तो हमने क्या किया था पता है ना, पीछे वाले पेज पर। इसी तरह से एटमोस्ट 2 टेल्स करेंगे भाई, 2 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब होगा कि जो भी नंबर ऑफ टेल्स हैं, अगर 2 टेल्स हैं उसको भी पिक किया जाएगा, अगर यहां पर 1 टेल आएगा किसी में उसको भी पिक करेंगे, अगर 0 टाइम्स टेल आएगा उसको भी पिक किया जाएगा। इस लाइन का मतलब यही होता है, एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब यही होता है जिसमें 2 टेल्स हैं वो भी, 1 है वो भी, और 0 टाइम्स टेल आया है वो भी यहां पर पिक किया जाएगा। तो मान लेते हैं ये हमारा आई इवेंट होगा, इसमें क्या रखना है हमें, एट मोस्ट यहां पर 2 टेल्स रखने हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एट मोस्ट 2 टेल्स। इसके लिए हमारे पास आउटकम्स क्या बनेंगे, जो भी हमारे टेल 2 से ज्यादा है उसको हटा दो, 2 से ज्यादा है टेल कितने बार आते हैं, सिर्फ एक बार आता है। इसके अलावा बाकी जो हमारे पास यहां पर 7 है उनको फटाफट से यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए। जो भी यहां पर मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स बनते थे जिसमें 2 बार हेड है, 2 बार टेल आता है, सॉरी 2 बार टेल आता है वो लिख दिए, 1 बार आता है और 0 बार टेल आता है वो सारे के सारे यहां पर मैंने लिख दिए हैं। जैसे इसमें देखो 0 नंबर ऑफ टेल्स आता है तो एटमोस्ट 2 टेल्स में हम इसको भी पिक करेंगे। अब यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, देखो बहुत सिंपल वे में इसको बनाना है हमें। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इवेंट क्या बन जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास टोटल कितने आए हैं, 7 आए हैं, आप इनको काउंट कर सकते हो। ये हमारे पास 7 फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। अपॉन में हमारे पास ये हमें 7 सही तरह से लिखना चाहिए क्योंकि ये ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 7 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के सभी पार्ट्स को हमने सोल्व कर लिया है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पता है, गलती आप कर देते हो, एट मोस्ट जहां पर भी आता है ना उसमें गलती हो जाती है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 की शुरुआत करते हैं। इसमें हमें बोला जाता है इफ 2/11 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मान लो हमें यहां पर क्या दिया गया है कि इवेंट दिया गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने यहां पर लेट कर लिया है, हमारा एक इवेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। हमें क्या दिया गया है, 2/11 दिया गया है। ठीक है, तो हमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/11 यहां पर दे दी जाती है। आगे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट ए, नोट ए की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल होता है, आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, उसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी यहां पर हमारे पास आती है ऑफ नोट ई, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। ये किसके इक्वल होता है भैया, 1 के इक्वल होता है। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2/11 है, तो हमारे पास यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की जगह पर क्या कर देंगे, 2/11 पुट कर देंगे, प्लस में हमारे पास यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई हमारे पास आ जाएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई एज इट इज यहां पर हम लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास इक्वल्स टू में 1 है। 2/11 इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे माइनस का, 2/11 हो जाएगा। हमारे पास यहां पर ये एज इट इज चलता रहेगा भैया। नोट ई हमें बार बार लिखते रहना है। हम यहां पर क्या करने वाले हैं, 11 का एलसीएम लेंगे। 11 का एलसीएम हमारे पास 11 ही आएगा, उसके बाद क्रॉस में जाते हैं, एलसीएम लेने पर मल्टीप्लाई होता है ना, तो 11 1 जा कितना हो जाएगा यहां पर, 11 माइनस का 2 एज इट इज। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई कितना आ जाएगा हमारे पास, 9/11 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, बस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड एसेसिनेशन। एक एसेसिनेशन वर्ड यहां पर हमारे सामने दिया गया है, इसमें से किसी एक लेटर को चूज किया जाता है, वर्ड चूज किया जाता है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। जो भी लेटर चूज किया गया है वो एक वोवल होगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी, और एक कॉन्सोनेंट होगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, जो भी हमारे पास ये सैंपल स्पेस दिया गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होगा जो भी एसेसिनेशन यहां पर बना है उसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14 नहीं 13, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने आ गए, अगर आपने भी काउंट किया है तो ये आ जाएगा हमारे पास 13। अब इसमें वोवल्स कितने हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा, नंबर ऑफ वोवल्स, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ वोवल कितने आ जाते हैं हमारे पास, चेक करो भैया इसमें कितने हैं, काटते चलेंगे उनको, ठीक है। एक आ गया, दूसरा आ गया, उसके बाद तीसरा आ जाता है, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा आ गया, 6 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाते हैं, वोवल्स आ जाते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे उनको काउंट करो। देखो काउंट करने की जरूरत क्या है, हमारे पास जो वोवल्स हैं उसके अलावा सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे। 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने कॉन्सोनेंट आ जाएंगे, 7 कॉन्सोनेंट आ जाएंगे। इसको काउंट करना चाहते हो तो काउंट भी कर सकते हो। अब यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले पार्ट में किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल। तो यहां पर हमारे पास वोवल यहां पर हम लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ वोवल्स कितने आते हैं भैया, 6 आ जाते हैं। उसके बाद टोटल, मतलब ये क्या हो गए, हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। डिनोमिनेटर में क्या रख देंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, हमारे पास कितने आ जाते हैं, 13 आ जाते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट हमें फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट यहां पर हम लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास कॉन्सोनेंट, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास यहां पर क्या होता है, इस चीज को ध्यान दो। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं, 7 है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 7 हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर लिख दो, नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 3 आ जाएंगे। सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा और सेकंड वाले पार्ट से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, इन अ लॉटरी, भैया एक लॉटरी निकलती है, उसमें कहता है अ पर्सन चूज 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स, निकलती नहीं है भैया, अगर वो सेलेक्ट करेगा सही 6 नंबर्स को, 6 नेचुरल नंबर्स को, तो निकलेगी। सो एक पर्सन है, वो 6 अलग अलग उसको नेचुरल नंबर्स सेलेक्ट करने हैं, कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 20 तक के जो नंबर्स हैं उनमें से उसे 6 नेचुरल नंबर्स को सेलेक्ट करना है। आगे कहता है इफ दीज 6 नंबर्स मैच विद 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय लॉटरी कमेटी, लॉटरी कमेटी ने जो भी 6 नंबर फिक्स कर रखे हैं अगर उनके साथ ये मैच कर जाते हैं, ही विन द प्राइज, तो वो जीत जाएगा, प्राइज उसकी लॉटरी लग जाएगी। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम, तो इसमें प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, इस लॉटरी को जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम्स इन सैंपल स्पेस, हम क्या पता करेंगे कि भाई इस जो भी ये लॉटरी वाला सिस्टम है इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं सैंपल स्पेस में। उसके लिए बहुत सिंपल काम हमें क्या करना होगा, एक चीज यहां पर मैं लिख लेता हूं, ठीक है, आपके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, नंबर ऑफ वेज टू चूज 6 नंबर्स फ्रॉम 20 नंबर्स। 6 नंबर उसको चूज करने हैं, कितने में से करने हैं, 20 में से करने हैं। तो कितने ऐसे तरीके हैं कि 6 नंबर्स को चूज किया जा सकता है 20 नेचुरल नंबर्स में से। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, एनसीआर वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अगर यहां पर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो एन क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल कितने नंबर्स है 20, सी आ जाएगा मेरे पास, आर कितना है, कितने नंबर्स को हमें सेलेक्ट करना है, वो हो जाएगा हमारे पास 6। तो एन की वैल्यू 20, आर की वैल्यू यहां पर 6 आ जाएगी। अब आपको पता है हाउ मैनी वेज कैसे कैलकुलेट करने हैं, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एनसीआर के लिए फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं। फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा, n फैक्टोरियल, उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है यहां पर r फैक्टोरियल, उसके बाद आ जाएगा n माइनस r और इसका फैक्टोरियल हो जाएगा। चलो इसमें वैल्यू पुट करने पर आएंगे, हमारे पास क्या है भैया, जो भी 20 है उसका फैक्टोरियल करना है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट 20 फैक्टोरियल लिखने की बजाय चलो एक बार वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, n फैक्टोरियल यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारे पास 20 अपॉन में हमारे पास r फैक्टोरियल यानी कि 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा। उसके बाद n माइनस r यानी कि आ जाएगा 20 माइनस में r की वैल्यू कितनी है 6 और इस पर लग जाएगा भैया फैक्टोरियल। अब जो भी मेरा ये 20 फैक्टोरियल है इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 20 इंटू में 19 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 18 इंटू में उसके बाद 17, उसके बाद मल्टीप्लाई में मेरे पास 16 आ जाएगा, इंटू में मेरे पास यहाँ पर 15 आ जाएगा, इंटू में मेरे पास यहाँ पर 14 फैक्टोरियल तक मुझे एक्सपेंड कर लेना है। नेक्स्ट मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या होगा उस पर भी बात कर लेते हैं भैया। डिनोमिनेटर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, आर फैक्टोरियल यानी कि 6 का फैक्टोरियल, जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू
2 × 1, ठीक है। मल्टीप्लाई में यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, सारी की सारी वैल्यूज हमें लिख देनी है। 3 × में 2 × में 1 आ जाएगा। उसके बाद 20 माइनस में 6 क्या होता है भैया, ये हो जाता है मेरे पास यहाँ पर 14 फैक्टोरियल। एक सिंपल काम यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि 14 फैक्टोरियल से हम 14 फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं। तो 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दो, इसके अलावा भी तो वैल्यूज कैंसिल होंगी ना। तो कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल होंगी यहाँ पर, 5 4 जा क्या होता है 20 होता है, कैंसिल कर दिया। इसी तरह से भैया 6 3 जा कितना होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 18, कैंसिल कर दिया। आगे हमारे पास यहाँ पर 2 × 1 बचा है, 2 × 1 2 ही होता है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 से कैंसिल कर देते हैं 16 को 8 टाइम्स पर। अब जो हमारे पास ये वैल्यूज बची है ना, इनको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लीकेशन हम नहीं बताएगा, तुम्हें खुद करनी है, खुद से करो मल्टीप्लीकेशन अपनी। तो मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या आया है 38,760 तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जो 20 नंबर है उसमें से 6 नंबर सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं भाई, इतने तरीके हैं। इतने वेज में 6 नंबर्स को अरेंज किया जा सकता है, 6 नेचुरल नंबर्स को अरेंज किया जा सकता है। अब यहां पर बताओ, जो लॉटरी में है वो तो फिक्स है, और इतने अलग अलग तरीकों से, इतने अलग अलग रास्तों से 6 नंबर्स को फिक्स किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ये कितना हो जाएगा 38760 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी, विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक जो भी नंबर है वो फिक्स कर रखे हैं वहां पर। तो नंबर मतलब जो भी हमारे ये नंबर्स 6 नंबर्स सेलेक्ट करने हैं वो वहां पर फिक्स है, उससे मैच करने के लिए कितना किया जाएगा, एक ही तरीके से उनको सेलेक्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक ही रास्ता है उनको अरेंज करने का। और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी की जा सकती हैं 6 नंबर्स की, वो हमें डिनोमिनेटर में रख देने हैं, यानी कि यहां पर आ जाएगा 38760। आंसर यहां पर हमारा आ गया। इतना ही सिंपल था ये, बस हमारा यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया था कि भाई देखो लॉटरी निकलने वाली है। दिखने में बहुत आसान होता है कि हाँ लग ही जाएगी, लेकिन देखो 6 नंबर्स को कितने तरह से अरेंज किया जा सकता है, 38,760, यानी कि 38,760 में से सिर्फ एक चांस है लॉटरी निकलने का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर आ गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ जाता है, इजी पीजी इसको सोल्व करते हैं। इसमें दिया गया है चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइन। जो भी हमारे पास यहाँ पर ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी दी गई है, ये क्या ये कंसिस्टेंटली डिफाइन है। इजी पीजी इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें क्या बोलता है, ए की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो यहां पर लिख लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये कितनी दी गई है, हमें 0.5 दी गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें कितनी दी गई है, 0.7 दी गई है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहां पर हमें दिया गया है, जो कि है 0.6 है। एक बात समझो, यहां पर कोई भी प्रोबेबिलिटी जब इंटरसेक्शन में होती है तो वो बड़ी नहीं होनी चाहिए ए और बी से, ठीक है। ए और बी का इंटरसेक्शन दिया गया है, तो ये ए और बी की जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उससे बड़ी नहीं हो सकती। जैसे यहां पर अगर मैं कंपेयर करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, मेरे पास यहां पर क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास कितना आ जाता है, 0.5 आ जाता है। ये छोटा, जैसे यहां पर सिंपल वे में आपको बताऊं, अगर मैं जो भी मेरे पास यहां पर आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मेरे पास कितनी दी गई है, 0.6 दी गई है। और ये 0.6 ए से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। तो आपको यहां पर दिखेगा ये ए से, ए की वैल्यू हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 0.5 है। इससे ये बड़ी है। अगर ये बड़ी है तो हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंटली डिफाइन इसको नहीं किया गया है। बस एक लाइन यहां पर लिख देनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइन। बस इतना सा लॉजिक यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर सेकंड वाले पार्ट को देखेंगे। सेकंड वाले पार्ट में हमें जो भी दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें कितना दिया गया है, 0.5 दिया गया है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाता है, 0.4 आ जाता है। देन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन अब की बार हमें यहां पर दे दिया गया है, बी इक्वल आ जाता है 0.8 के। अब यहां पर अगर यूनियन दिया गया हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बड़ा होना चाहिए और बी से भी ये बड़ा होना चाहिए, तो कंसिस्टेंटली डिफाइन इसको कहा जाएगा। अगर नहीं होता है
तो कंसिस्टेंटली डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सबसे बड़ा होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से बी। तो यहां पर देखो बिल्कुल सिंपल हम यहां पर बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो हमारा ये आया है ये कितना है 0.8 है, विच इज ग्रेटर देन 0.5। इसी तरह से हम इसको दोबारा से लिख सकते हैं 0.5 हमारे पास यहाँ पर क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो इस तरफ आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बिल्कुल इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास आ जाता है, ये इक्वल होगा हमारा 0.8 के, इट ऑल्सो ग्रेटर देन 0.4 जो कि हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों कंडीशन में देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से भी बड़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से भी बड़ा है, ये करके तो दिखाना पड़ेगा, वैसे तो हमें वहीं से पता चल जाता है, अगर ये हमने करके दिखा दिया इस तरह से तभी मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पर हमारे पास ये दोनों बड़े हैं, ठीक है, ए से भी बड़ी है बी से भी बड़ी है यूनियन, तो कहेंगे कंसिस्टेंटली ये डिफाइन है। एक लाइन यहां पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइन। बस इतना सही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। हमें यहाँ पर एक टेबल दी गई है, फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट। इसमें हमें कुछ वैल्यूज तो दी गई हैं, एक वैल्यू मिसिंग होगी हर एक पार्ट में, वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो फर्स्ट वाले पार्ट को सबसे पहले सोल्व करेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। हमें एक फॉर्मूला पता है ना, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। फॉर्मूला लिखता हूँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर आ जाएगा, माइनस में क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता है। बस इस रिलेशन का हमें यूज करना है, यही होगा हमारा वो फॉर्मूला जो तीनों पार्ट में अप्लाई करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो करते हैं अप्लाई फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। हमारे पास जो भी फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें हमारे पास क्या दिया गया है, ए यूनियन बी दिया गया है क्या, नहीं दिया गया भैया, यही हमें फाइंड करना है। तो यहां पर लिख लेते हैं पी हमारे पास ए यूनियन बी आ जाता है, इसके बाद इक्वल्स टू में पी ए की वैल्यू कितनी है, देखो 1/3 है, उसके बाद 1/5 है, यहां पर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, प्लस में मेरे पास 1/5 आ जाएगा, इसके बाद माइनस का साइन लगेगा और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/15 यहां पर आ जाएगी। बस इसको सोल्व कर लो। नीचे वाली वैल्यूज हमारे पास हैं भैया, सभी का एलसीएम लेंगे, 3 5 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, भाई हमने 15 एलसीएम लिया है, एलसीएम लेना तो आता है ना अच्छी तरह से। सो एलसीएम हमने लिया है यहाँ पर मेरे पास 3 को मतलब जो भी मेरे पास 15 है यहाँ पर ऊपर 5 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 5 3 जा 15। ठीक है, इस तरह से करना होगा हमें कि भाई हमारा ये 15 बन जाए, तो 5 3 जा 15 होता है। अब मैं इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 15 हो जाए, इसको मल्टीप्लाई करना होगा भैया 3 से, उसके बाद मेरे पास माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 1 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 प्लस में 3 ये हो जाता है 8, माइनस 1 करने पर कितना हो जाएगा 7/15 हमारा यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, इस वाले ब्लैंक स्पेस में लिख देते हैं 7/15 हमारा आंसर आता है फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं भैया, सेकंड वाले पार्ट में भी मुझे यही करना है, सेम चीज यही लेके चलनी है मुझे। मिसिंग क्या है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिसिंग है, तो सबसे पहले वैल्यूज पुट करेंगे जो भी मेरे पास यहां पर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी दी गई है 0.6 दी गई है, तो मैं इसको लिख देता हूं, यहां पर मेरे पास आ जाएगा 0.6 इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 0.35 हो जाएगी, तो 0.35 यहां पर लिख लिया, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन नहीं है तो उसको एज इट इज लिख देंगे, माइनस में हमारे पास जो भी इंटरसेक्शन है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 0.25 दी गई है, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 0.25। अब जस्ट इनको कैलकुलेट करो, देखो 0.35 में से 0.25 को यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस तरफ मेरा 0.6 आ जाएगा एज इट इज। यहां पर वैल्यू कितनी होगी 0.35 में से 0.25 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो 0.1 आ जाएगा। 0.1 इस तरफ कैसा होगा हमारा, अगर हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का 0.1 हो जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या बचेगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा। बस इनका जो भी सब्ट्रैक्शन है आपने वो कर देना है, कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 0.5 है, जो भी ब्लैंक स्पेस सेकंड वाले पार्ट में है उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5
आ जाएगा। आंसर हो गया हमारे सेकंड वाले पार्ट का। बात करेंगे थर्ड वाले पार्ट की, तो उसी को थर्ड वाले पार्ट को भी यहीं पर सोल्व करने का ट्राई करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमें फाइंड करना क्या है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए और बी का। तो फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.7 दी गई है, लिख लेते हैं। यहां पर आ जाएगा 0.7। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ए यूनियन बी और ए यूनियन बी तो हमने पुट कर दिया है। हमारे पास ए और बी की प्रोबेबिलिटी है वो पुट कर देते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0.5 के इक्वल। उसके बाद हमारे पास 0.35 के इक्वल हो जाएगा। माइनस में यहां पर हमें क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी करना होगा। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पर हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से हमने रख दिया। अब जस्ट इनको सोल्व कर लेते हैं। 0.7 मेरे पास आ जाएगा इक्वल्स टू में, इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, मेरे पास 8.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 8.5, और ये 8.5 जब हम ऐड कर लेंगे तो दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर कैसा हो जाएगा, माइनस का 8.5 हो जाएगा। तो माइनस में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 0.85। अब इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा करके माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पर लेकर आ जाता हूं भाई सोल्व करने के लिए। इनका डिफरेंस कितना होगा भाई, 1.5 का डिफरेंस होगा, -1.5 का डिफरेंस होगा, ध्यान रखना है। इसके बाद माइनस में हमारे पास पी, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल कर देंगे, वैल्यू 1.5 हमारी आ जाएगी। तो बस यहां पर पुट कर दो 1.5। जो भी हमारे तीनों पार्ट थे, हमने तीनों पार्ट में क्या करना है, इस चमत्कारी फॉर्मूले, इस जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आंसर फाइंड कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। 14 के लिए चलो अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें यहां पर दिया गया है, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू में 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू में 3/5। दोनों हमें इक्वल नहीं दी गई हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ना, यहां पर क्वेश्चन में मिस्टेक लिखी गई है। इसको ये हमें कितनी दी गई है, 1/5 दी गई है। ठीक है, तो इसे करेक्ट मैंने कर दिया है। इसमें कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इफ ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अगर हमारे ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जो हमारी है वो क्या होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए ये हो जाती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसके बाद प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इतना ही सिंपल है ये, बस ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या होता है, दोनों को ऐड कर देना। ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी दोनों को जोड़ दो। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी है उसको एज इट इज लिखेंगे, इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है मेरे पास 3/5, बी कितना है 1/5। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/5। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4/5। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, बिल्कुल इजी पीजी इसको हमने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में वही चमत्कारी फॉर्मूला यूज करेंगे जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो इसमें दिया गया है, इफ ई एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू में 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल्स टू में 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ इक्वल्स टू में 1/8। फाइंड है, हमें ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो भी गिवन है हमें वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया गया है, हमें 1/4 दिया गया है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहाँ पर हमें कितना दिया गया है, ये हमें 1/2 दिया गया है। अब एक बात बताओ, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर तुमने देखी होगी तो एंड का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, सॉरी ई आएगा यहाँ पर हमारे पास ई, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एफ, ये कितना दिया गया है, हमें 1/8 दे दिया गया है। जो भी हमारे पास एंड होता है उसका मीनिंग क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, ये जानकारी हमें यहां पर दी गई है। अब हम फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ। ई और एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, एक बार तो ऐसे ही लिख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर मैं इसी को कैसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, ई, और का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखो बिल्कुल सिंपल है, एंड का मतलब होगा इंटरसेक्शन, और का मतलब होगा
यूनियन, बस इतना सिंपल। अब फॉर्मूला लिखने की बारी आएगी, इतना सिंपल भी नहीं है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाता है हमारे पास, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाता है, उसके बाद माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, सॉरी ए बी सी डी यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, हम ई बी यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ई और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एफ, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ पर आ जाएगा। ए बी यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूले में हमने ए बी यूज किया था तो वो यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। अब जस्ट इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या है, ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। पुट करेंगे तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है हमारे पास 1/2 है, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ है, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास कितना है, ये 1/8 है। बस इनको सोल्व करना है, एलसीएम हम लेंगे तो 8 आ जाएगा। ऊपर यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 को 8 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, प्लस में मेरे पास यहाँ पर 2 को मुझे 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 आ जाएगा, माइनस में 1 एज इट इज आ जाएगा। तो ऐड करो इनको, 2 प्लस में 4 मेरे पास हो जाएगा 6, माइनस 1 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5/8। ये आंसर किसका हो जाता है भैया, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए इजी पीजी फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट भी तो है, उसको देखते हैं भाई। सेकंड वाला पार्ट ध्यान से समझना, जो जो चीजें बताऊंगा उनको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, इसमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई हमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एंड लगाया गया है। एंड का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर एंड का हमने इंटरसेक्शन बना दिया, यहां पर भी एंड का हम बना देते हैं इंटरसेक्शन। नोट एफ हमारे पास उसके बाद आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास नोट एफ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी मेरे पास हो जाएगा, यहां पर ई आ जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, उसके बाद एफ हो जाएगा। यहां पर मैंने नोट का यूज नहीं किया है, ठीक है। अब नोट का यूज करूंगा, अगर नोट ई करूंगा, नोट एफ करूंगा, या फिर इन पे बार लगा सकता हूं ना मैं, इस तरह से ई और एफ लिख सकता हूं मैं। अब यहां पर अगर मैं इनको सिंपल वे में एक्सप्लेन करना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास जो भी मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसका मेरे पास क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ का मुझे कॉम्प्लीमेंट्री करना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, नोट ई नोट एफ ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और मैंने आपको बताया था ये क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो ये हो जाएगा हमारे पास ई यूनियन, उसके बाद हमारे पास यहां पर आ जाएगा एफ और इसका हो जाता है यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री। जो ये डैश मैंने यहां पर लगाया है ये कॉम्प्लीमेंट्री को शो करता है। तो बस यही हमें यहां पर फाइंड कर लेना है। इसके लिए एक फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसमें मैं अगर ऐड करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या मेरे पास आ जाएगा, ई यूनियन एफ, और इसको मैं कर देता हूं 1 के इक्वल। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारा बनता है कि जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब इस तरफ मेरे पास जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ डैश है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री है वो इक्वल हो जाएगा मेरे पास 1 के, और इस वाली वैल्यू को मैं दूसरी तरफ भेज दूंगा। अब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ना, ये हमने फाइंड कर रखी है ना। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ जो हमारे पास है वो कितनी है, 5/8 है। तो इस तरफ 5/8 होगा, दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर माइनस में 5/8 आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो, 8 का एलसीएम ले लेंगे हम यहां पर, उसके बाद क्रॉस में जाने पर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 8 1 जा 8, माइनस में हमारे पास 5 आ जाएगा। आंसर कितना होगा, 3/5। क्वेश्चन नंबर 15 के सेकंड वाले पार्ट का भी आंसर आ गया। 16 के लिए चलो अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है इवेंट ई एफ सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई और नोट एफ इक्वल्स टू 0.25 स्टेट वेदर ई एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमें बताना है जो भी हमारे पास यहाँ पर ई और एफ हैं ये क्या है, 2 इवेंट हैं और इनके लिए रिलेशन हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हमें बताना है ई और एफ हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या फिर नहीं है। इसके लिए एक सिंपल सी चीज क्या रखेंगे, जो भी हमें दिया गया है पहले तो उसको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या है, नोट ई है और उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, नोट एफ आ जाता है। तो ये किसके इक्वल दिया गया है, हमें 0.25 के इक्वल दिया गया है। अब एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई जो हमारे पास आया है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नोट एफ जो आया है, ठीक है, ये सिंपल हो गया।
अगर मैं इसको ऐड करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी हमारे इवेंट हैं ई और एफ, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एंड एफ आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में एंड यहां पर आएगा और मेरे पास एफ आ जाएगा। इसके बाद ये इक्वल किसके होता है भैया, 1 के इक्वल होता है। इतना सिंपल काम आपने करना है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, मेरे पास यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई और नोट एफ की वैल्यू कितनी है, 0.25 है मेरे पास। यहां पर 0.25 आ गया, प्लस में मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, और एफ यहां पर मेरे पास आ जाएगा इक्वल्स टू में मेरे पास 1 आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या मेरे पास आएगी, 1। दूसरी तरफ इसको 0.25 को शिफ्ट करने पर माइनस का 0.25 हो जाएगा। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 0.75 आ जाती है। और एक बात तो आपको पता ही होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो 0.75 आ गया है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है वो नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, वो एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं होगा। देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक लाइन लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है, लेकिन आसानी से हो जाएंगी, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें दिया गया है ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें यहां पर दी गई है 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है 0.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी पूरा इसे देख लेना है। ये क्या है भैया, ए एंड बी, ये दिया गया है 0.16 डेटरमाइन। तो हमें यहां पर कुछ चीजें डेटरमाइन करनी है। फर्स्ट वाले पार्ट से यहां पर सोल्व करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए फाइंड करना है। हमें यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मुझे यहां पर फाइंड करना है नॉट ए, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहां पर क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले 1 आएगा, उसमें से जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। या फिर आप इस तरह से कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल होता है 1 के। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दोगे, माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। सिंपल है ना, फॉर्मूला वही यूज होता है हमारा। तो यहां पर वैल्यूज लेकर चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए हमारे पास यहां पर एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करने वाले हैं। ये कितना दिया गया है, 0.42 दिया गया है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 0.42, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.58 हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। सेकंड वाले पार्ट पर आएंगे। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी नॉट बी। तो हम यहां पर क्या करेंगे भाई, 1 लिखेंगे। इसमें से हमने क्या किया था, अगर नॉट ए फाइंड करना है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर हमें नोट बी फाइंड करना है तो 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जस्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी मेरे पास एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास 1 आ जाएगा, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करने वाले हैं। बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.48 हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0.48 हमें यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा, 0.52 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर। अगर हम थर्ड वाले पार्ट पर जाएं तो थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या करना है, ए और बी फाइंड करना है। और एक बात पता होनी चाहिए आपको, जो भी हमारे पास ए और बी होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास यहां पर दिया गया है ए, ठीक है, ये हमें क्या दिया गया है, ए एंड बी दिया गया है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ए एंड को मैं इंटरसेक्शन लिखूंगा, बी मेरे पास आ जाएगा। अब इससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पी यूनियन, ठीक है। यहां पर हमारे पास ए और बी है ना, तो ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा। ये किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसके बाद प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसके बाद माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें फाइंड क्या करना है भाई, और फाइंड करना है। और का मतलब यही होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यूनियन बना के, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए और बी। बार बार मैंने आपको ये बताया ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, पता चल जाए। अब इसमें वैल्यू पुट करने की बारी आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितनी दी गई है, यहां से पुट कर लो, 0.42 हमारे पास आती है। तो 0.42 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 0.48 आ जाती है। तो 0.48 हमने पुट कर दी, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी, ये कितनी दी गई है, 0.16। तो यहां पर हमने 16
पुट कर दी। अब जस्ट हम इनको कैलकुलेट करेंगे, तो करो कैलकुलेट, कितना आएगा 0.42 0.48, अगर ऐड कर देंगे तो 0.9 हो जाएगा, उसमें से हम 0.16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 9 में से हमें 16 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है तो 74 आ जाएगा, पॉइंट में बना के उसको लिख देंगे 0.74, हमारे थर्ड वाले पार्ट का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, क्लास 11 से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया है, तो अच्छी बात यहां पर हमारे सामने आती है। इस क्वेश्चन में इसमें दिया गया है इन क्लास 11th ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल है उसमें क्लास 11th है जिसमें तुम पढ़ते भी होगे, तो इसका डेटा हमें यहां पर दिया गया है। 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, 40% स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। इसके बाद कहता है 30% स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ते हैं, 10% ऑफ क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। इफ अ स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, find the probability that he will be study mathematics और biology। सिंपल चीज अगर मैं आपको बताऊं, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लो हमें यहां पर 40% दिया गया है, तो इसको अगर मुझे डेसिमल में चेंज करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, अपॉन में 100 कर दो, यही होता है परसेंटेज का मतलब, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, समझ सकते हो कि जैसे मुझे यहां पर क्या दिया गया है, 40% दिया गया है ना, तो 40% परसेंट जो भी साइन होता है ना, इसका मतलब होता है 1/100। तो यहां पर मतलब मल्टीप्लाई में कर दो 1/100, इसी कंक्लूजन पर आप पहुंच जाओगे। कंक्लूजन क्या मिलेगा, 0.4 यहां पर आपको मिल जाएगा। क्लियर, इस तरह से परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमें बोलता है मैथमेटिक्स के लिए हमारे पास कितने हैं भैया, 40 हैं, तो मैथमेटिक्स को मैं m से डिनोट कर लेता हूं। इसके लिए मेरे पास क्या है, 40% स्टूडेंट हैं। जो भी परसेंटेज होती है वो अपने आप में एक प्रोबेबिलिटी होती है, ये भी ध्यान रखना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स ये कितनी दी गई है हमें, 0.4, 40% है तो 0.4 हो जाएगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मैं बायोलॉजी को डिनोट कर लेता हूं, ये कितनी दी गई है मुझे, 30% दी गई है, तो 30/100 करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 0.3 आ जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात आ जाती है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की, यहां पर बात दी गई है, बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन, एंड है तो हम इंटरसेक्शन लगाएंगे। उसके बाद बायोलॉजी इक्वल्स टू में मेरे पास कितना आ जाता है, 10% स्टूडेंट हैं और 10% कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। इतनी जानकारी आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ठीक है। और का मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन, यहां पर आ जाएगा हमारे पास बायोलॉजी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, उसके बाद प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी, उसके बाद माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी। जस्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ क्या है हमारे पास, 0.4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी 0.3 है, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन बायोलॉजी, ये 0.1 मेरे पास आ जाता है। तो अगर इनको कैलकुलेट करेंगे, 4 + 3 7, 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.6। जो भी हमारे पास मैथ और बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0.6 हमारे पास यहां पर आ जाती है। एक लाइन यहां पर लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग मैथ और बायो, ये क्या आ गया हमारे पास, 0.6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 का यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया गया है इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन इज 0.7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ। बहुत सिंपल चीज यहां पर हमें दी गई है, ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। 2 एग्जाम्स होते हैं, तो मान लेंगे 2 इवेंट होते हैं, ठीक है, 2 एग्जाम 2 इवेंट है, तो उसके लिए यहां पर लिख लेता हूं, हमने यहां पर सिंपली लिख लिया है लेट ए एंड बी आर इवेंट्स ऑफ पासिंग फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्स, यानी कि ए इवेंट जो हमारा होगा वो फर्स्ट एग्जाम को पास करने वाला होगा और सेकंड एग्जाम को पास करने वाला बी हो जाएगा। इतना ही सिंपल हमें यहां पर लेट कर लेना है। जो भी हमने लेट किया है इसके अकॉर्डिंग हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एग्जाम ए, ये कितनी दी गई है, फर्स्ट एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी दी गई है हमें यहां पर 0.8। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एग्जाम सेकंड यानी कि बी, इसके लिए हमें दिया गया है 0.7, तो इसके सामने यहां पर 0.7 लिख लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, यहां पर हमें सोच समझ के कदम बढ़ाना होगा कि उसमें से कहता है कि एटलीस्ट
एटलीस्ट एक एग्जाम फर्स्ट या सेकंड जिसने पास कर रखा है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। तो एक एग्जाम पास किया होगा वो या तो ए वाला होगा या बी वाला होगा, यानी कि यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए या फिर बी में से कोई भी एक पास किया होगा तो उसके लिए कितनी होती है, 0.95 ये होती है। ये क्या होगा हमारा, ए यूनियन बी के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। हमें फाइंड करना है बोथ एग्जाम जिसने पास किए होंगे उसके बारे में। तो प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं। सिंपल फॉर्मूला हमारा क्या होता है भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाता है, प्लस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाता है, उसके बाद माइनस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाता है, इक्वल्स टू में होता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, बस एक बार इसमें वैल्यू पुट करो और जो आंसर आएगा उसके बाद हम चीजें कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी 0.8, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी 0.7, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें यहां पर फाइंड ही करना है, इक्वल्स टू में मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.95। तो इसको 0.95 यहां पर हमने पुट कर दिया। अब एक सिंपल सीधी बात यहां पर हमारे पास क्या रहेगी, 0.7 और 0.8 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा भैया 1.5 आ जाएगा। और जो भी हमारा यहां पर 0.95 है इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 0.95 इक्वल्स टू में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा, 0.55 हमारे पास आ जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो भी स्टूडेंट है, रैंडमली किसी स्टूडेंट को अगर पिक किया जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी की उसने दोनों एग्जाम्स क्लियर किए हैं, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम दोनों में वो पास है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0.55 ये हो जाती है। तो एक लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ एग्जामिनेशंस, दोनों एग्जामिनेशंस पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 0.55, यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 को करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बोला जाता है प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। देखो दोनों के लिए बोला गया है, इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5 हमारे पास आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज 0.1, ना हिंदी में ना इंग्लिश में जो पास होता है वो 0.1 दिया गया है। इसके बाद कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश एग्जामिनेशन इज, इंग्लिश में जो पास होते हैं उसके लिए प्रोबेबिलिटी 0.75 हमें दी गई है। हमें क्या बताना है, आगे हमारे सामने सवाल आएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन। हिंदी एग्जामिनेशन में पास होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। आसान तरीके से करें इसको। देखो मैं यहां पर लेट कर लेता हूं, सबसे पहले लेट ई एंड एच बी द इवेंट्स ऑफ पासिंग इंग्लिश एंड हिंदी। भाई ई से, ई की हमारा ई क्या होगा, ई क्या शो करेगा, इंग्लिश एग्जाम में पास होने वाले जो भी हैं, और एच क्या शो करेगा, हिंदी में जो भी पास होने वाले हैं उनको शो करेगा। तो यहां पर मतलब ये दो इवेंट हैं ई और एच। अब यहां पर हमारे सामने सबसे पहली बात करते हैं हम ई एंड एच। ठीक है, बीच में क्या लगा हुआ है भैया, एंड लगा हुआ है, यानी कि यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एच हमारे पास आ जाएगा। ये कितना दिया गया है हमें, 0.5 दिया गया है, तो 0.5 लिख लेते हैं। उसके बाद मैंने कुछ और भी अंडरलाइन कर रखा है, 0.1 इसको रोक लेते हैं अभी के लिए। इससे अगले वाला क्या दिया गया है भाई, इंग्लिश वाले का हमें कितना दिया गया है 0.75, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश हमारे पास क्या आ जाती है 0.75 आ जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, जो भी हमारी यहां पर प्रोबेबिलिटी दी गई है किसकी भैया, नीदर, कोई भी पास नहीं होता है इंग्लिश और हिंदी में, वो क्या दी गई है हमें 0.1 दी गई है। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो भी मेरे पास नीदर का मतलब क्या होगा, नोट ई होगा हमारे पास। ठीक है, ना तो वो इंग्लिश में पास होते हैं एंड ना ही हमारे वो वाले स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी में होते हैं। तो एंड नोट यहां पर आ जाएगा हमारे पास, एच फॉर हिंदी आ जाएगा। तो ये कितने दिए गए हैं हमें, 0.1 यहां पर हमें दिया गया है। अब एक सिंपल सा लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भैया, मेरे पास मतलब चलो एक सिंपल सा हम जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाएगा और नहीं, यहां पर हमारे पास और लगा लेते हैं। ठीक है, ई
और आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर। अब एक बात तो आपको बताई होगी, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसी भी की भी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नोट बी। अगर हमें इस तरह से दिया हो तो वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 माइनस में आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी हमारा ए यूनियन बी होता है उसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, यूनियन या फिर और भी आप लिख सकते हो इसको। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा ये वाला पार्ट है भैया इसकी जगह पर फॉर्मूला लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस में P, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर A यूनियन B। इसकी जगह पर इसका फॉर्मूला लगा देते हैं तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस में मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा H। आप कहोगे भैया यहाँ पर तो A B है, यहाँ पर E और H कैसे आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला होता है, देखो सिंपल इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए नोट बी का मतलब होता है 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या फिर ए और बी आप लिख सकते हो। अब जो भी हमारा ये वाला पार्ट है इसकी जगह पर हमने इसका फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया है। इसके इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, मेरे पास 0.1 हो जाएगा, इस तरफ मेरे पास 1 एज इट इज रहेगा। 0.1 को इधर लेकर आ जाऊंगा तो माइनस का मेरे पास 0.1 हो जाएगा। इक्वल्स टू में मेरे पास जो भी यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच, यानी कि इंग्लिश और हिंदी वाले जो हैं उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ई यूनियन एच। इसके बाद इसको आगे सोल्व करेंगे, 1 में से 0.1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 0.9 इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला पता है हमें कौन सा वाला फॉर्मूला, अरे वही फॉर्मूला जो हमने इतनी बार लिख लिया है, उस फॉर्मूले को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश लगेगा हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश, उसके बाद प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी आ जाएगा, उसके बाद माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यहाँ पर आ जाएगा, या फिर चलो पहले इंग्लिश कर लेते हैं, इंटरसेक्शन यहाँ पर हिंदी आ जाएगा। ये किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी हमारा इंग्लिश है उसका यूनियन कर देंगे हिंदी के साथ। ये वाला फॉर्मूला पता होगा ना, अब तो पता चल ही गया होगा, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश हमें यहां पर कितना दिया गया है, यहां से उठा लो वैल्यू, कितना दिया गया है भैया 75 दिया गया है, 0.75 दिया गया है। उसके बाद प्लस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी तो हमें यहां पर फाइंड ही करना है, माइनस में यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, ये कितना दिया गया है 0.5 दिया गया है, तो 0.5 यहां पर पुट कर देते हैं। इक्वल्स टू में हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, यहां पर हमने फाइंड किया ना, कितनी आई है 0.9 आ गई है, तो पुट कर दो 0.9 हमारे पास यहां पर आ जाता है। अब इसको कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0.9 आएगा। अब यहां पर देखो 0.75 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.25 बचेगा, दूसरी तरफ उसको भेज देंगे तो माइनस का 0.25 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करके बताओ कमेंट्स में कितना निकल कर आएगा, या 0.65 आएगा। अगर आपका यही आया है तो भाई यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो भी हिंदी पास करने वाले हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.65 हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। लास्ट क्वेश्चन बचता है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, तो उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है इस एक्सरसाइज का, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 में, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट। भाई 60 स्टूडेंट दिए गए हैं क्लास में, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो जो भी ये क्लास है इसमें 60 स्टूडेंट हैं, 30 opted for NCC, 32 opted for NSS and 24 opted for both NCC and NSS. If one of these student is selected at random, find the probability that। अगर किसी एक स्टूडेंट को रैंडमली पिक किया जाता है तो उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। हमें इसके सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे। हमने 2 इवेंट यहाँ पर बना लिए हैं। ए इवेंट किसके लिए होगा, जो स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं एनसीसी को, और बी इवेंट हमारा हो जाएगा जो स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं एनएसएस को। बहुत सिंपल चीज हमने यहां पर बना ली है। अब हमें क्या करना होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें यहां पर फाइंड करना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 60 हैं, इसमें से 30 क्या करते हैं एनसीसी को ऑप्ट करते हैं, तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा
30 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे, 60 हो जाएंगे। इक्वल्स टू में हमारे पास अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि जो भी हमारा ए इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर मैं एक लाइन लगा लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करूंगा। जो बी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एनएसएस को ऑप्ट करने वाले कितने स्टूडेंट हैं भाई, कितने ये इंटरेस्टेड हैं, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 32 अपॉन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा 60। कैंसिल करेंगे इनको, किससे कैंसिल किया जा सकता है, 4 से कैंसिल किया जा सकता है। 4 8 जा 32 होता है, उसके बाद 15 टाइम्स पर ये जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा 8 अपॉन में 15। इसके अलावा हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक चीज और करनी पड़ेगी, हमें यहां पर प्रोबेबिलिटी और फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमें यहां पर फाइंड करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा जो एनसीसी एंड एनएसएस दोनों को ऑप्ट करते हैं, कितने स्टूडेंट हैं, 24 हैं। तो यहां पर हमारे पास 24 आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं डिनोमिनेटर में रख देंगे। अब यहां पर इनको हम कैंसिल कर सकते हैं 12 से। 12 के टेबल में 24 कितने पर आता है, 2 टाइम्स पर। 60 कितने पर आता है, 5 टाइम्स पर। हमने यहां पर 3 वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको हम सोल्व करने के लायक बन चुके हैं। ये 3 चीजें फाइंड करने के बाद हमें यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट में क्या पूछा है, स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। हमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो स्टूडेंट ऑप्ट कर लेते हैं एनसीसी और एनएसएस दोनों को। तो उसके लिए हमारे पास यहां पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, पी ए यहां पर आ जाएगा हमारे पास, प्लस में यहां पर पी बी आ जाएगा। उसके बाद माइनस में मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है, ठीक है। सिंपल सीधी बात है, फॉर्मूला जरूर लिख देना, नहीं लिखोगे तो फॉर्मूले के नंबर कट जाएंगे। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मेरे पास एज इट इज चलता रहेगा, इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आती है, 1/2 आती है। कहां कहां पर है वैल्यूज, ये 1/2 है, यहां पर 8/15 है, यहां पर 2/5 है। सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। प्लस में मेरे पास पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/15 आ जाएगी। माइनस में मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5 आ जाएगी। अब इनको सोल्व करेंगे तो हमें एलसीएम लेना होगा 15, 5 और 2 का। तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई, 30 आ जाएगा। अब मुझे बताओ ऊपर वैल्यूज क्या होंगी। अगर मुझे इस 2 को 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 आ जाएगा। प्लस में मेरे पास यहां पर कितना आ जाता है, 15 है। 15 को 30 बनाना है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 2 जा कितना हो जाएगा यहां पर 16, माइनस का साइन लगा लेते हैं। 5 को मुझे 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 6 से करना पड़ेगा। तो ऊपर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 12। अब फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास, 15 प्लस में 16 माइनस में 12, ये आ जाएगा 19 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 19 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 30। फर्स्ट वाले पार्ट का अभी के लिए हमने आंसर फाइंड किया है। अभी हमारा सेकंड और थर्ड वाला पार्ट भी बचा है, उसके लिए नेक्स्ट पेज पर मूव नहीं करेंगे, हम स्क्रॉल करेंगे पेज को। जो भी हमारा ये पेज है इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह से खिसका देते हैं। अब हमें यहां पर क्या सोल्व करना है भैया, सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करना है। और सेकंड वाले पार्ट में हमें पूछा क्या है, इसमें दिया गया है द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नीदर एनसीसी नोर एनएसएस। वो स्टूडेंट हमें बताने हैं, वो प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है जो स्टूडेंट ना तो एनसीसी ऑप्ट करते हैं ना ही एनएसएस ऑप्ट करते हैं। उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक स्टूडेंट को रैंडमली पिक किया गया है, क्या चांसेस हैं कि उसने ना तो एनसीसी ज्वाइन किया है ना एसएस इसने ऑप्ट किया है, ना तो एनसीसी और ना ही एनएसएस, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला क्या होता है इसका, बहुत सिंपल सा होता है। हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए आ जाएगा एंड उसके बाद यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नोट बी आ जाएगा। तो इसको हमें फाइंड करना है और ये किसके इक्वल होता है, मैंने आपको कई बार फॉर्मूला बता दिया है, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है। तो ए यूनियन बी की वैल्यू हमें पता है क्या, पता है क्या हमें ये वैल्यू, बिल्कुल पता है, हमने फाइंड की है। बस इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर देनी है। इस साइड में हमारा जो भी ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए एंड दूसरा हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, नोट बी, इसको एज इट इज लिख लेंगे। इक्वल्स टू में मेरे पास 1 आ जाएगा, माइनस में मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/30 आ जाएगी, सॉरी 19 अपॉन में यहां पर आ जाएगा मेरे पास 30। इसको सोल्व कर लेते हैं तो मेरे पास देखो 30 1 ये हो जाएगा मेरे पास 30, माइनस में 19 आ जाएगा और अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 30। तो आंसर कितना आ जाएगा यहां पर मेरे पास 11/30। सेकंड वाले पार्ट का आंसर यहां पर हमारा
हो जाता है। अब थर्ड वाले पार्ट में क्या करना है, हमें यहां पर बोला गया है अ स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। हमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक स्टूडेंट के होने की जो यहां पर एनएसएस को तो ऑप्ट कर लेता है बट एनसीसी को ऑप्ट नहीं करता है। कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो थर्ड वाले पार्ट के लिए समझो ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर मैं लिख लेता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। वो स्टूडेंट जिन्होंने एनएसएस को ऑप्ट किया है, एनसीसी को ऑप्ट नहीं किया है। सबसे पहले तो वो नंबर फाइंड करना पड़ेगा हमें, और वो नंबर कैसे आएगा, एनएसएस की बात यहां पर कर रहा है तो एनएसएस जो हमारा है उसको हमने क्या माना है, बी माना है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहां पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, उसमें से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन। ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने दोनों को ऑप्ट किया है, उनको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो उनको बाहर निकाल देंगे इसमें से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहां पर, थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल करके लिख देता हूं, यहां पर आ जाएगा मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी। इस वाले में कितने कितने एलिमेंट्स हैं ये हमें देखना है। तो देखो सिंपल वे में बताता हूं आपको, बी वाले में कितने एलिमेंट्स हैं, यहां पर हमारे सामने जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ऊपर लिखते हैं। तो ये कितने हो गए हमारे पास, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आ जाएगा हमारे पास 32। इसमें से माइनस कर देंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 24 आ जाएगा। तो यहां पर 24 कर देते हैं, कितने आ जाएगा भाई, 32 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करने पर ये हो जाएगा हमारे पास 8। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एनएसएस को ऑप्ट किया है लेकिन एनसीसी को ऑप्ट नहीं किया है, वो कितने हो गए हमारे पास यहां पर, 8 हो जाते हैं। तो अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, यहां पर मेरे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, उसके बाद यहां पर इस तरह से लिख देंगे ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट, यहां पर आ जाएगा हमारे पास नॉट एनसीसी। ठीक है, इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 8 हैं। तो हमारे पास ऊपर 8 आ जाएगा। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास भैया, टोटल जितने स्टूडेंट थे वही हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, यानी कि 60 हो जाएंगे। अब इनको कैंसिल किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। 4 2 8 होता है, 4 15 ठीक है, 15 4 कितना होता है, 60 होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास थर्ड वाले पार्ट का आंसर। जितने भी पार्ट थे, जितने भी क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। और ये थी क्लास 11th की बुक की लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट पार्ट। क्लास 11th की बुक के लास्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे सभी के सभी क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। सभी क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो आपको पता है ना, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कर देना है, और जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अभी तो तुमने सिर्फ 11th पढ़ा है भाई, 12th भी तो पढ़ना है। 12th की वीडियोज भी जल्द ही शुरू हो जाएंगे और सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे क्लास 12th के लिए भी। और आपको कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं, देखो आपके छोटे बड़े भाई बहन जो भी हैं उनके साथ भी शेयर किया करो। क्लास 9th के लिए भी हमारा चैनल है, क्लास 10th के लिए भी हमारा चैनल है, हिंदी मीडियम के लिए भी हमारा चैनल है, और इस चैनल पर आप क्लास 11th और 12th को तो कवर कर ही लोगे। तो इन चैनल्स को भी अपने छोटे बड़े भाई बहन जो भी हैं उनके साथ शेयर जरूर कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।